Okay. So today we'll be seeing the 5-day process, but this 5-day process will be divided into two parts. Today we'll be seeing the screening test and the psychology test. ठीक है, स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट है, साइकोलॉजी में 3 टेस्ट है. बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट दिस 5 थिंग्स टुडे. ठीक है. सो अक्रॉस ऑल द एसएसबी, ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, अक्रॉस ऑल द एसएसबीज, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सी? दे आर बेसिकली ट्राइंग टू सी ओनली वन थिंग. ठीक है, दैट इज OLQs. अब ये सारे जो OLQs है कितने होते हैं? देयर आर 15 इन नंबर्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 4 फैक्टर्स. फैक्टर 1 is your mind, where you have effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, and power of expression. This is factor 1. Factor 2 is your heart. Those qualities that comes from your heart, like social adaptability, दोस्तों के साथ घुलना मिलना, cooperation, आप टीम में कैसे काम करते हो, sense of responsibility. ठीक है, ये अंदर से ही होता है ना, अंदर ही हम लोग है कि कितने सेंसिबल है नहीं है, वो अंदर से आता है. देन यू हैव फैक्टर 3, दैट इज गट्स. ठीक है, दैट इज इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस. मतलब बेसिकली समवेयर योर हिम्मत की बात हो रही है. ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, कितने लाइवली रहते हो, हंसी मजाक करते हो कि नहीं रहते हो, या पड़े रहते हो मुंह लटका के. ठीक है, दैट इज योर फैक्टर 3. एंड फैक्टर 4 इज अबाउट योर लिम्स, दैट इज आप दौड़ने वोड़ने में कैसे हो. इन दैट यू हैव डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना. ठीक है ना. सो दिस आर द 15 क्वालिटीज. नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू दिस 3 पार्ट्स. वन इज कोर क्वालिटी, वन इज लेस ट्रेनेबल क्वालिटी, वन इज हाईली ट्रेनेबल क्वालिटी. ठीक है ना. तो कोर क्वालिटीज आर दोज जो कि आपको कभी सिखाया नहीं जा सकता, जो है वो आपके अंदर है, जो बचपन से आपके अंदर इम्बाइब की गई है, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने जो आपके अंदर भर दिया है. अब आज के डेट में जब आप 20 से 25 की एज के बीच में हो, ये क्वालिटीज चेंज नहीं होगी. या तो ये आपके अंदर है या तो आपके अंदर नहीं है. सिंपल. दैट इज कॉल्ड एज कोर क्वालिटी. तो ये अगर आपके अंदर नहीं दिखेगा, देर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड, यू आर गॉन. ठीक है ना, आपको फेंक दिया जाएगा बाहर. ठीक है ना. सेकंड इज लेस ट्रेनेबल क्वालिटी, जिसमें क्या है कि आपकी ट्रेनिंग ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है ना. अब जनरली जो लोग 23 प्लस हो चुके हो, ठीक है ना, दोज हु आर 23 प्लस, 20 से 23 तक ठीक है. 23 प्लस के लिए लेस ट्रेनेबल क्वालिटी भी हाई, मतलब ये ऐसा हो जाता है कि ये कोर क्वालिटी मान लो इसको. इफ यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 23, देन लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज ऑल्सो बिकम कोर क्वालिटी, क्योंकि आपका एज ज्यादा हो गया, आपको इसमें भी ट्रेन नहीं किया जा सकता. इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड स्पीड ऑफ डिसीजन. ठीक है. सो देन दिस क्वालिटीज बिकम योर काइंड ऑफ कोर क्वालिटीज फॉर दोज हु आर 23 अप एंड दोज हु आर 23 डाउन. ये थोड़े बहुत ट्रेनेबल है, मतलब अगर आपके नंबर इन सब में थोड़े बहुत कम भी हो गए तो आपको ले लेंगे. हाईली ट्रेनेबल क्वालिटी ये सबके लिए बराबर है, किसी भी एज में. ठीक है, इन एनी एज यू कैन बी ट्रेन फॉर दिस. ठीक है. तो स्टेमिना, मतलब दौड़ने भौड़ने का. ठीक है, अगर मान लेते हैं आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल थोड़े बहुत कम भी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनी वेर यू गो. अगर आपका थोड़ा सा मतलब वो कम हो जाता है, क्या बोलते हैं, GOR में थोड़े कम हो, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि मतलब आप थोड़ा सा दौड़े तो एकदम कुत्ते की तरह कर रहे हो. ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड देयर. बट मोर और लेस आपका थोड़ा बहुत भी ठीक है ना, चल जाएगा. ठीक है ना. ये हाईली ट्रेनेबल क्वालिटी है. उनका मानना ऐसा है कि आपको एकेडमी में ठोक पीट के घोड़ा बना दिया जाएगा, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए बस. देन इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज है. लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ही ट्रेनिंग एकेडमी है, तो ये आपके अंदर जो है ट्रेन करके डाल देंगे. ठीक है ना. तो कोर क्वालिटीज आर दोस्त जो आपके अंदर होनी चाहिए. अगर ये नहीं है तो आप बाहर हो. लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम है तो चल जाएगा, अंदर सीख जाओगे. हाईली ट्रेनेबल, इसमें आप काफी कम भी रहोगे तो वो लोग आपको सिखा देंगे. सो दिस आर द 15 OLQs डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है ना. एंड 15 OLQs आर कैटेगराइज्ड इन 4 पार्ट्स, दैट इज माइंड, हार्ट, गट्स एंड लिम्स. फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4. ठीक है ना. सो as every section proceeds, I will be asking you कि समझा कि नहीं. So if you understood things, press 1. If you did not, press 0. If you have any doubts, press 0. I'll give you an option to talk. ठीक है. So far so clear. So far so good. Press 1. Okay. Okay. ठीक है. Lenovo अपना नाम बदल दो. ठीक है. We should know कि who all are there. Next, NB, your name also. We want to see your original names. Right. Now let's come to day 1. ठीक है. Before going to the test and all, what will happen, you will be made to stand in sequence like this because of this COVID times. ठीक है ना. ये
दिस इज इलाहाबाद बोर्ड। इलाहाबाद बोर्ड के सामने जो है आपको इस तरीके से खड़ा कर देंगे, आपके लगेज के साथ, फेस शील्ड वगैरह सब पहने रहोगे, ठीक है। देन यू विल बी सेंट इनसाइड वन बाय वन। सेम हैपेंस इन AFSBs आल्सो, सेम हैपेंस अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स, ठीक है ना। ये दोनों पिक्चर्स जो आपको नीचे दिख रही है, ये दोनों ही इलाहाबाद बोर्ड के, ये गर्ल्स बैच का है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये येलो कलर के चेस्ट नंबर्स, ऑरेंज कलर के चेस्ट नंबर, सॉरी। सो ये इस तरीके से बैग रखने की जगह होगी, where there will be some sitting arrangement. You will be keeping your bags and you will get your refreshments over here. And after keeping your bag, you go to the testing hall. ठीक है ना? So this is how you come. You keep your bags and everything in this place, in the allotted space, and then you go to the testing hall. ठीक है? So testing hall, you can see ये जो right corner में आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसा कुछ होता है testing hall. ठीक है ना। तो ऐसे ये इलाहाबाद का टेस्टिंग हॉल है। अगेन इलाहाबाद में एक्चुअल में क्या है ना, फोन अलाउड है तो वहाँ के पिक्चर्स ज्यादा मिलते हैं बाहर, ठीक है। यू गेट मोर पिक्चर्स ऑफ इलाहाबाद बोर्ड आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको टेस्टिंग हॉल में जाने बोला जाएगा। नाउ यू गो देयर एंड यू हैव 2 टेस्ट्स, ठीक है ना। इनफैक्ट गांधीनगर का भी कुछ ऐसे ही है, इलाहाबाद की तरह ही ऐसे ही दिखता है गांधीनगर वाला भी, ठीक है। अभी अभी गया था, सो आई हैव सीन इट इज समथिंग लाइक दिस। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्ट्स। One is OIR, also called as Officers Intelligence Rating Test. Another is PPNDT, Picture Perception and Description Test. ठीक है ना? So these are the 2 tests that will be conducted on day 1 for your screening. Now, what is checked in this test? ये सारे टेस्ट में चेक क्या किया जा रहा है? OIR की जब हम बात कर रहे हैं, so these are the OLQs that will come out of it. Effective intelligence, reasoning ability, speed of decision, ability to handle stress. Generally these questions are of very simple aptitude based, ठीक है ना, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो सम क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसे कि क्या बोला है, अ बॉय इज सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ अ कार, व्हेन द ड्राइवर ऑफ द कार स्टार्ट्स इट सडनली, द बॉय बेंड्स टुवर्ड्स बैक साइड, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ट्रू, प्रोबेबल, फॉल्स, अब्सर्ड। तो क्या होता है, जब आप कार स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हो, नॉर्मल फिजिक्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आप पीछे चले जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। देन यू हैव अ सीरीज ओवर हियर, ठीक है। पहले ऊपर की तरफ शेडेड है, फिर वही एग्जैक्टली नीचे शेडेड है, अब ये इस तरफ शेडेड है, मतलब ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये ऊपर की तरफ होगा, सो आंसर विल बी 3, ठीक है ना। सो सम बहुत सिंपल होता है, बट इसमें दिक्कत ये है ना, यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन अराउंड 20-25 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एवरी आंसर यू हैव टू डू इन 30 सेकेंड्स के आसपास, अप्रोक्सीमेटली उतना टाइम मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो चेक हो जाएगी क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी भी हो जाएगी। नाउ स्पीड ऑफ डिसीजन, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इवन गेटिंग 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सेम टाइम पे आपको क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। सो इफ यू आर एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस, यू विल बी एबल टू डू वेल इन दिस। जनरली जो कर लेते हैं लोग, ठीक है ना, जनरली ये वाला पार्ट जो है किसी का खराब नहीं होता, ठीक है। नाउ द रेटिंग विल बी गिवन फ्रॉम 1 to 5। नॉर्मली क्या होता है, 5 स्टार बेस्ट होता है, 1 स्टार घटिया होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है 5 मीन्स वर्स्ट, 1 मीन्स बेस्ट। 1 मीन्स बेस्ट, 5 मीन्स वर्स्ट। जनरली जो देखा जाता है, सबका 1 से 3 तक आ जाता है। 4, अगर आप पागल हो तो 4 आएगा, और अगर कुछ ज्यादा ही पागल हो तो 5 आएगा। और ऐसे लोग जनरली स्क्रीन में नहीं भी होते फिर, अगर कोई इतना ही बेकार है तो। और जनरली जो रिटर्न एग्जाम देकर आता है CDS एंट्रीज के थ्रू या FCAT एंट्रीज के थ्रू, किसी का अब तक तो मैंने नहीं देखा कि 4 या 5 जाता है किसी का, ठीक है। यू विल बी बिटवीन 1 to 3। अब उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है जिसको 3 आ रहा है उसके पास दिमाग नहीं है, ये है कि मे बी उसका 3 इसलिए हुआ बिकॉज वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाया, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर उसको ज्यादा टाइम मिलता तो हो सकता है सारे क्वेश्चंस कर भी लेता, ठीक है ना। तो क्या है कि 50 क्वेश्चंस विल बी देयर। सो 40 से ऊपर अगर आपने स्कोर किया होगा 50 में से, ठीक है ना, दैट मीन्स योर OIR विल बी 1। 30 से 40 के बीच में किया होगा तो 2, 20 से 30 के बीच में किया होगा तो 3। अब खुद ही सोचो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका 20 से नीचे जाएगा क्या? तो जनरली OIR काफी इजी होता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको अपना टाइम मैनेज करना होता है, टाइम मैनेज आपने कर लिया तो दिस इज क्वाइट इजी, नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस। तो ये क्वेश्चन के टाइप्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट यू कैन सी सेट A दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही एक सेट B भी होगा, ठीक है, वो कट गया इधर, ठीक है। तो आपको जो है नीचे क्यूब्स दिए होंगे, वो कौन सा सेट A को जाएगा वो आपको बताना है, क्यूब A सेट को जाएगा या क्यूब B जाएगा या क्यूब C जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपके रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, दे आर क्वाइट सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है ना। एनी डाउट्स इन दिस OIR? जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन जो आपके FCAT के लेवल से भी बहुत नीचे है, दिस इज द लेवल। एनी डाउट्स हियर? प्रेस 1 और प्रेस 0।
Okay. Then next you have is PP and DT. तो PP and DT is conducted in 2 phases. ठीक है, 2 parts, part 1 part 2. तो होता क्या है और इसमें क्या चेक किया जाता है, फर्स्ट आई विल ब्रीफ यू अबाउट दैट. सो इन दिस पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 5 OLQs इसमें आपकी देखी जाएगी. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके पूरे के पूरे 15 क्वालिटीज देखे जा रहे हैं. ये देखा जा रहा है कि अराउंड 8-9 क्वालिटीज है कि नहीं आपके अंदर. अगर 8-9 क्वालिटीज है, सो यू विल बी केप्ट ओवर देयर इन द नेक्स्ट 4 days टू चेक ऑल द अदर क्वालिटीज. ठीक है ना. तो पार्ट 1 क्या है, इन पार्ट 1 द होल ग्रुप विल बी मेड टू सिट इन अ हॉल. ठीक है, अब देखो आपको इलाहाबाद का दिखाया था मैंने इससे पहले टेस्टिंग हॉल कैसा होता है, वैसे ही हॉल होगा. ठीक है ना. अभी ऊपर जो आपको इमेज दिख रहा है जिसमें 51 52 वाले नंबर वाले बैठे हैं, दिस इज कपूरथला. कपूरथला और भोपाल दोनों ही लगभग लगभग सेम दिखते हैं, ऐसे ही है दोनों का हॉल. ठीक है ना. ये ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे स्टेयर केस के टाइप का ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर जाता है. एंड फ्रंट यू विल हैव अ बिग स्क्रीन. ठीक है ना. तो ये कपूरथला का हॉल है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हॉल में बिठाया जाएगा. एवरी वन विल बी सिटिंग टूगेदर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे यू विल बी शोन अ पिक्चर विच विल स्टे ऑन स्क्रीन फॉर 30 seconds. ठीक है ना. एक पिक्चर होगी, 30 seconds तक स्क्रीन पे होगा. ठीक है, आपके सामने एक पेपर दे दिया जाएगा PPNDT का, उसमें एक छोटा सा डब्बा बना होगा. देयर विल बी अ स्मॉल बॉक्स. आई विल शो यू दैट बॉक्स ऑल्सो. ठीक है ना. इन दैट बॉक्स, आफ्टर सीइंग द इमेज फॉर 30 seconds, यू हैव टू मार्क सर्टेन डिटेल्स. व्हाट डिटेल्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है ना. एंड आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी around that picture which is shown to you, and you will get 4 minutes more for that. So 30 seconds, then 1 minute, then 4 minutes. टोटल 5.5 मिनट का काम होगा आपका पार्ट 1 में. आफ्टर यू राइट योर स्टोरी, द पेपर्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू. जो आपने स्टोरी लिखी होगी कितने देर बाद, इमीडिएटली. दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टाइम टू मेमोराइज और रट्टोफाई योर स्टोरी देयर. आपने जो लिखा दिमाग के अंदर बिठा लेना. जैसे ही हॉल से बाहर निकल रहे होंगे तो वो पेपर ले लिया जाएगा. ठीक है. देन पार्ट 2, यू विल बी डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 12 to 15 मेंबर्स. यहाँ पे तो भीड़ आएगी. AFSB में जाओगे तो अराउंड 200 की रिपोर्टिंग होगी. तो 200 के 200 एक साथ हॉल में बैठेंगे आपके साथ वो स्टोरी लिखने के लिए. फिर वो 200 को डिवाइड कर दिया जाएगा 10 ग्रुप्स में, इन विच यू विल बी हैविंग 10 to 12 मेंबर्स इन ईच ग्रुप. ठीक है ना. देन यू विल बी टेकन टू अ सेपरेट हॉल. इन दिस हॉल यू विल बी मेड टू सिट इन दिस वे, जैसे आपको यहाँ पे नीचे वाले इमेज में दिख रहा है, इन अ सेमी सर्कुलर मैनर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नंबर्स. एंड इन फ्रंट ऑफ यू देयर विल बी 3 assessor सिटिंग. ठीक है ना. साइक, GTO एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर. ठीक है ना. तीनों का वहां पे रहने का कुछ पर्पस है, थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है ना. देन व्हाट हैपेंस इज, हर एक इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल स्टोरी नरेट करेगा. इसके लिए आपको ऐसा कोई टाइम लिमिट होता नहीं है कि आपने इतना एक्सीड कर दिया तो, बट मोर और लेस इट इज अराउंड 1 minute. In 1 minute time, you have to narrate whatever story you have made in those 4 minutes. Each individual will narrate their individual stories. जैसे ही लास्ट का खत्म होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक. कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो. ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट. ठीक है ना. जैसे ही लास्ट टेस्ट नंबर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा. So the aim of the group discussion is to reach to a common conclusion or a common consensus about the story. हर कोई अपना अपना स्टोरी देखेगा. ठीक है ना. तो क्या है कि आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी है. फिर जैसे ही आपका GD खत्म कर देगा, वहां पे जो GTO होता है जनरली वो पूरा कंडक्ट करता है. सिर्फ GTO ही बात करता है, साइक या इंटरव्यूइंग ऑफिसर कुछ नहीं बोलेंगे. तो GTO खत्म कर देगा, देन बोलेगा कि ओके गाइज, यू सिलेक्ट वन पर्सन अमंग योरसेल्फ एंड टेल मी द फाइनल स्टोरी. तो आप में से कोई एक जो है नॉमिनेट होगा और वो उठकर जो है फाइनल स्टोरी सुना देगा GTO को. ठीक है ना. अब जब तक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, यू आर नॉट टॉकिंग टू द असेसर्स, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द ग्रुप. दैट इज व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, राइट. सो यू डू नॉट हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ असेसर्स. वो अगर आप करते हो तो वो गलत होता है. ठीक है, मत देखना. यू टॉक अमंग योरसेल्व्स. ठीक है ना. बिकॉज इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स असेसर, दे मार्केट की अच्छा ये बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है. द पर्सन इज वेरी सेल्फ कॉन्शियस कि उसको लोग कैसे देख रहे हैं, वो ये चीज चेक कर रहा है. So never look at the assessor while you are narrating your story or while you are doing group discussion. Stay inside your group. Once you are nominated, then final group story you have to give to the assessors. Then you look into the eyes of each and tell them the story. First, you thank your fellow members. Thank you for nominating me as a क्या बोलते हैं common story narrator, and I wish I can fulfill your wishes जो भी आपकी मेरे साथ है. ठीक है. देन यू प्रोसीड विद द ग्रुप स्टोरी एंड दैट्स इट. ये हो गया आपका पार्ट 2. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पार्ट जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है स्टोरी में. सो दिस स्लाइड इज अराउंड दैट. ठीक है. व्हाट टू एक्सपेक्ट इन PPDT.
So in PPDT, you will be shown an image which might be hazy, which might be clear. ज्यादा चांस हेजी का, कम चांस क्लियर का. अब इतने सालों में मुझे मिले हैं, मुझे भोपाल में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिली है, ठीक है ना. इस बार गांधीनगर में भी मोर और लेस इट वाज क्वाइट क्लियर, इट वाज नॉट वेरी हेजी. एंड इनफैक्ट इन माय लाइफ आई हैव फेस सबसे हेजी पिक्चर इन कपूरथला. वहां पे ऐसा पिक्चर था, पूरा ब्लैक है, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद दो लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पे पानी है बस. मतलब इतना पूरा काला था, उसमें कुछ निकालने जैसा ही नहीं था. देन आई हैव हर्ड माय फ्रेंड्स सेइंग कि ऐसा भी पिक्चर आता है जिसमें लगता है कि वो जो छोटा बच्चा नहीं होता 2 साल का 3 साल का, जो पहली बार कलरिंग करना सीखता है, स्केचिंग करना सीखता है, तो पेपर के ऊपर बस 2-3 ऐसे दाग बना देता है, कई बार वैसे भी आ जाता है सामने. आप पहचान कौन, ठीक है, कौन है, क्या है, कहाँ है. तो सच काइंड ऑफ इमेजेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड, जहां पे कुछ नहीं दिखेगा. सो जो आपको इमेज दिख रही है ये हेजी कैटेगरी का है, बट स्टिल इसमें चीजें समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक इंसान दिख रहा है क्लियरली. तो दिस इज क्वाइट क्लियर. फिर भी आई वुड से कि ये हेजी है, बट फिर भी ये क्लियर है, डुएबल है, ठीक है ना. समटाइम्स यू विल गेट पूरा का पूरा ब्लैक, जिसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा भी मिलता है. नाउ व्हाई डू दे गिव दिस. अब देखो क्या है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके मतलब नंबर ऑफ रिपोर्टिंग पे. जितना ज्यादा रिपोर्टिंग उतना ज्यादा ब्लर आने का चांस. क्यों? क्योंकि उनको छटाई करनी है, निकालना है लोगों को. कैसे करेंगे? अब क्लियर इमेज देंगे तो सबका स्टोरी मोर और लेस सेम बनेगा, है ना. मोर और लेस एवरीवन विल बी मेकिंग अराउंड द सेम थीम इफ द पिक्चर इज वेरी क्लियर. इफ इट इज वेरी अनक्लियर और वेरी हेजी, व्हाट हैपेंस इज एवरीवन कम्स अप विद अ डिफरेंट स्टोरी. हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है. नाउ दे विल चेक कि इसमें से कौन सा परसेप्शन एक्सेप्टेबल है, कौन सा परसेप्शन एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स है. जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो आउट ऑफ द गेट है. समझ आ रही बात? जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होगा ना, वो आउट ऑफ द गेट होगा. जिसका मतलब किसी के साथ थोड़ा भी 1% भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना, कुछ और ही बना दिया उसने, ठीक है. सो दैट इज सच काइंड ऑफ पीपल आर जनरली रिजेक्टेड, ठीक है. दे विल नॉट गेट स्क्रीन्ड इन, ठीक है. सो यू विल बी शोन अ हेजी पिक्चर और अ क्लियर पिक्चर विच विल स्टे ऑन स्क्रीन फॉर 30 seconds, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है. देन व्हाट यू नीड टू सी while you are seeing the image 30 seconds में, what you need to observe, you need to observe this things, 5 things. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जैसे फिलहाल इसमें एक ही है. एज क्या हो सकता है इसका, मान लो 23 के आसपास लिया, ठीक है. जनरली आपके हिसाब से होता है, ठीक है. अगर आप 21 के हो तो यू कैन कंसिडर इट टू बी 20 और 22 समथिंग. इफ यू आर 23 24 कंसिडर टू बी 23 24 25 समथिंग. ऐसे वो आपके ऊपर होता है, क्योंकि ये हेजी है. हेजी होता है तो एज का डिटर्मिनेशन जनरली आप अपने हिसाब से करते हो, जितने के आप हो उसके आसपास का बनाना, ठीक है ना. लेकिन अगर क्लियर है पिक्चर, या आपको समझ में आ रहा है ये इंसान बूढ़ा है, तो उसको अपना एज मत लिख देना. ये आपको समझ में आ रहा है बच्चा है ये, ठीक है ना, ये 17-18 साल का होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. अब जबरदस्ती उसको 23-24 मत बना देना, ठीक है ना. ये तभी करना जब समझ में नहीं आ रहा कि एकदम क्लियरली क्या होगा. जैसे अभी आपको सामने जो दिख रहा है, ये 23-24 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देयर इज नो पॉइंट इसमें, ठीक है. तो ये जो एज हो गया, फिर नेक्स्ट इज जेंडर, तो ये जैसे मेल है. देन इसका मूड, अगर समझ में आ रहा है तो यू राइट पॉजिटिव, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है तो राइट नेगेटिव साइन, और अगर लग रहा है कि न्यूट्रल है तो राइट जीरो. तो यू मेक अ पॉजिटिव साइन, प्लस साइन फॉर पॉजिटिव मूड, फॉर नेगेटिव यू मेक माइनस साइन, एंड फॉर न्यूट्रल यू राइट जीरो. इस तरीके से जो है मूड को देखा जाता है. देन बैकग्राउंड, वेदर इट इज अर्बन और रूरल. जैसे अभी आपको फिलहाल जो है क्या दिख रहा है, ये खेतों के बीच में से चल रहा है कहीं, तो ये क्या होगा, रूरल बैकग्राउंड का हो सकता है. तो आप बोल सकते हो कि रमेश हु इज अ 23-year-old बीएससी ग्रेजुएट स्टेइंग इन रामपुर विलेज. तो इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ योर स्टोरी, ठीक है ना. तो ये सारे आपके ऑब्जर्वेशनल चीज है, 5 चीजें. आफ्टर 30 seconds इट विल गो अवे, ठीक है ना, ये इमेज चले जाएगा. देन इन द पीपीडीटी शीट दैट यू कैन सी डाउन, जो आपको नीचे इमेज दिख रही है, यू विल बी गिवन अ स्मॉल बॉक्स. एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है. इन दिस स्मॉल बॉक्स यू हैव टू फिल फ्यू डिटेल्स. फॉर दैट यू विल बी गिवन सेपरेटली 1 मिनट, 1 मिनट दिया जाएगा. तो इसमें क्या डिटेल्स डालनी है आपको? सबसे पहले आपने जिस कैरेक्टर को देखा होगा इमेज में, उसको एनसर्कल करना है. अब इन दिस केस देयर इज ओनली वन कैरेक्टर, सो आई हैव एनसर्कल्ड ओनली वन. अगर मान लेते हैं कि इसमें और 2-3 लोग होते, ठीक है ना, तो फिर उनको भी हम लोग लिखते, बट एनसर्कल नहीं करते, ठीक है ना. आप समझो कि एनसर्कल करना किसको है. इमेज में मान लो 4 लोग हैं, बट उसमें से आपका हीरो तो एक ही होगा ना. जिसको आप हीरो मानने वाले हो सिर्फ उसको एनसर्कल करना, बाकी लोगों को नहीं. बाकी लोगों का सिर्फ डिटेल लिखना, प्लस साइन, उनका एज और उनका जेंडर. बट डू नॉट एनसर्कल दैट क्या बोलते हैं पर्सन. एनसर्कल ओनली दैट
जो आपका हीरो होने वाला है। नाउ प्लीज नोट, वो लोग वहां पे बोलेंगे नहीं आपको हीरो के बारे में कुछ भी। दे विल से कि द कैरेक्टर यू सी फर्स्ट एनसर्कल दैट, ठीक है ना। बट आप समझ जाओ कि आप उसको एनसर्कल करोगे जो आपका हीरो है, बिकॉज दे विल नॉट टेल यू ना कि हीरो क्या होता है, ये सब आपको थोड़ी बताया जाएगा उधर। वो हीरो तो हमारे लिए है, ठीक है ना, उनके लिए कुछ नहीं है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे सेंट्रल कैरेक्टर, हीरो और मेन कैरेक्टर, दे विल नॉट टेक एनी नेम। दे विल से कि एनसर्कल द फर्स्ट कैरेक्टर यू सी। ऑल दिस थिंग्स आर टोल्ड टू यू इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे वो बताएंगे ये सब आपको, ठीक है ना। हीरो के बारे में नहीं बताएंगे बस। देन यू हैव टू मेंशन द एज, जेंडर एंड मूड ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू सी। नाउ अगर जैसे अभी का केस है, अभी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही इंसान है, तो एक ही इंसान है, तो इस केस में क्या है कि आपके लिए ये सब जेंडर वगैरह लिखना आसान है। लेट्स से कि देयर आर 6 to 7 पीपल, क्या सबके लिए लिखेंगे? तो अब देखो ऐसा होता है ना कि ये जो डब्बा है, ये स्मॉल बॉक्स जो बना हुआ है, दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली। इससे उनको ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। तो मैं क्या करता था, अगर मान लो कि 7-8 कैरेक्टर, जैसे इसी बार हुआ गांधीनगर गया था, देयर वर अराउंड 9 पीपल, उसमें से सामने 2 लोग प्रोमिनेंट थे, बाकी पीछे जो है बैकग्राउंड में सिर्फ थे, दे वर जस्ट देयर। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट मेड क्रॉसेस इन दोस पोजिशंस, जहां जहां पे वो खड़े थे वहां पे सिर्फ क्रॉस बना दिया। सबके लिए नहीं लिखता बैठा मैं, सबका जो है प्लस साइन, उनका एज, फिर उनका जेंडर सब नहीं लिखा। सिर्फ वो जहां जहां पे थे वहां वहां पे मैंने क्रॉस बनाया। और 2 जो सेंट्रल फिगर मुझे दिख रहे थे क्लियरली, उनके बारे में मैंने ये 3 चीजें मेंशन की, एज, जेंडर एंड मूड। समझ आ रही बात? तो दिस इज समथिंग यू कैन डू ऑल्सो, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज दिस बॉक्स इज ओनली एंड ओनली फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना। उनको स्टोरी से मतलब है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, उस बॉक्स के साइड में दिख रहा है एक्शन, ये एक्शन भी आपको उसी 1 मिनट में लिखना है। तो ये एक्शन क्या होता है? बेसिक थीम जो होता है आपकी स्टोरी का, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको जो इमेज दिखाया मैंने, ये जो सामने इमेज है, इसका अगर मैं थीम बताऊं तो गोइंग इन अ बैड वेदर टू हेल्प अ फ्रेंड, ठीक है, गोइंग इन अ बैड वेदर टू हेल्प अ फ्रेंड, दिस इज माई एक्शन। सिंपल सा शॉर्ट सा एक लाइन के अंदर आपका एक्शन बन जाना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू मेक अ स्टोरी। फॉर दैट यू विल बी सेपरेटली गिवन 4 मिनट्स। अब 4 मिनट में आपको जो स्टोरी वाला पार्ट दिख रहा है नीचे जो, ठीक है, जिसको 3 मार्क किया हुआ है, हियर यू हैव टू राइट योर स्टोरी। नाउ रिमेंबर, इन योर स्टोरी देयर शुड बी 3 थिंग्स, ठीक है ना। 3 थिंग्स मतलब वहां पे आपको 1, 2, 3 मार्क नहीं करना है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में आपका स्टोरी आएगा, बट उसके अंदर ये 3 चीजें आनी चाहिए। वॉट लेड टू द सिचुएशन, सो यू हैव टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ योर स्टोरी। देन व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन, दैट इज योर एक्चुअल पिक्चर, वो आपको पिक्चर में लाना है उधर, करेंटली क्या चल रहा है। एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम ऑफ द स्टोरी, मतलब बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल भाषा में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है ना। तो जैसे आपको अभी जो इमेज दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? सो राजेश इज अ 24 year old, ही वॉज अ BSc ग्रेजुएट स्टेइंग इन रामपुर विलेज, ठीक है ना। 5 kilometers अवे हिज फ्रेंड यूज टू स्टे, हु वाज हैविंग सम सिकनेस, आप नाम ले सकते हो, ये सिकनेस था। एंड सडनली व्हेन द वेदर वर्सेंड, राजेश गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज फ्रेंड दैट ही needed to see a doctor immediately because his condition had deteriorated, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो आप बोलोगे यार प्रॉब्लम क्यों लाया, इसमें तो दिख नहीं रहा है। बैड वेदर है, द वेदर इज नॉट गुड विच इज क्लियरली सीन, वो हाथ भी ऐसे कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में विदाउट एनी अर्जेंसी क्या कोई इंसान निकलेगा? अब अगर ऐसा इंसान निकल रहा है इस सिचुएशन में, यू विल हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अर्जेंसी। विदाउट अर्जेंसी कोई भी बाहर नहीं निकलता ऐसे सिचुएशन में। सो दिस इज व्हाई योर बैकग्राउंड बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ऑब्जर्व दैट वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अब ये जो है निकला, और उसके बाद उसके एक्शंस डालो, वो कैसे पहुंचा, लिफ्ट विफ्ट लिया, उसके घर पहुंचा, वहां से वो एम्बुलेंस किया, उसको दोस्त को उधर डॉक्टर के पास पहुंचाया, ये सब है करेंटली हैपनिंग, ठीक है। आपकी इमेज कहाँ आई? वो बैड वेदर में निकला, फिर वो चलते चलते उसने जो है किसी को रोका, वहां से वो गाड़ी करके गया दोस्त के पास, वहां से उसको हॉस्पिटल ले गया, एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस करेंटली हैपनिंग। व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम? फिर उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको थोड़ा चैन आया, देन ही गॉट हिम बैक। घर आने के बाद उसको उसने थोड़ा सा मतलब देखभाल किया, एक एक दिन उसके साथ रहा, एंड देन ही गॉट फाइन इन विद इन अ फ्यू डेज। So that is called as probable outcome of the story. So this is how you have to put all the things together, where your image should not come in the start or should not come in the end. It should come in the middle part only. You have to give a background to your story, say what is happening in the story, and give a probable outcome to the story, ठीक है ना।
दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन पीपीडीटी. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स हियर? सर हम बॉक्स का 1 मिनट को यूज कर सकते हैं स्टोरी राइटिंग में. मैं तो जनरली कर देता था. ठीक है, कोई उतना नहीं देखता है. ठीक है, बिकॉज ये करने में तो हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता. सो हैव टू स्टार्ट. बट ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता, बिकॉज स्टोरी ना 4 मिनट में हो जाती है. ठीक है, तो लास्ट के क्या है कि 1 मिनट में फिर रिलैक्स करता था, यही बात थी. ठीक है, बट मोर और लेस इट इज नथिंग ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज टू यू. ठीक है, अगर आप स्लो हो तो डेफिनेटली आपको काम आएगा. अगर ऐसा नहीं है तो एक्शन एंड YAD आए तो लास्ट में लिख सकते हैं. अच्छा, ना याद आए तो बाद में लिख सकते हैं. ओके. ठीक है, वो तो आपके ऊपर है ना, वो तो आप लिख लेना. ठीक है, कोई वहां पे आपके कंधे पे बंदूक रख के थोड़ी खड़ा है ये पहले नहीं लिखा आप नहीं लिख सकते. ठीक है, इफ यू फिनिश द स्टोरी राइट इट एट द एंड. अल्टीमेटली होना चाहिए बस. नाउ सी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग भी भोले लोग जो ग्रुप में भी करते रहते हो, और आप ही लोगों के मिस्टेक से इन बनाया मैंने. ठीक है, सो व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक दैट आई जनरली फाइंड इन पीपीटी दैट पीपल मेक? इंसर्टिंग अ प्रॉब्लम इन एवरी स्टोरी एंड देन सॉल्विंग इट. ठीक है, क्या है कि जब प्रॉब्लम नहीं भी दिखी और फिर भी आपने प्रॉब्लम डाल दिया तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. सर इस पीक में थीम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम कर सकते हैं क्या? कौन से पीक में? पिछले वाले में? ये कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं. वेयर कैन यू सी दैट? और बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब एकदम खराब हालत थी और वो ऐसे ही निकल कर जा रहा था. पता नहीं, मेरे तो दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आ रहा. ठीक है, ओके. सो लेट मी डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स. ठीक है, व्हाट जनरली इज सीन. सो इंसर्टिंग अ प्रॉब्लम इन एवरी स्टोरी. देखो ऐसा है कि जब प्रॉब्लम दिख रहा है तो प्रॉब्लम दिख रहा है फिर उसको डालो. बट जब नहीं दिख रहा है तो फालतू में मत डालो. ठीक है, तो इंसर्टिंग अ प्रॉब्लम इन एवरी स्टोरी एंड देन सॉल्विंग इट. आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और फिर खुद ही उसको सॉल्व करते हो और हीरो बन जाते हो. तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. यू शुड नॉट डू दैट. जैसे कि यहाँ पे जो सबसे पहला इमेज दिख रहा है आपको, इसमें 3 लोग भाग रहे हैं. तो आई हैड रेड अ स्टोरी ऑन दिस कि दिस फ्रंट पर्सन इज द हीरो. एंड वो दौड़ रहा था, फिर दौड़ते दौड़ते उसके पैर में अचानक से क्या है, मोच आ गई. ठीक है, और गिर पड़ा. तो गिर पड़ा तो पीछे वाले जो दौड़ रहे थे उनसे उसने हेल्प मांगी. और हेल्प मांगी तो उसको उन्होंने कहा, उसने कहा कि उसने गाइड किया और हॉस्पिटल कहाँ है वो बताया और वो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए. हॉस्पिटल लेके आने के बाद डॉक्टर ने उसको जो है थोड़ा स्प्रे वे मारा और ठीक किया. और उसके बाद उसने उन दोनों को थैंक यू बोला और उनका वो बहुत आभारी वो व्यक्त किया और उसके बाद आ गया. सो व्हाट डिड यू डू? यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम हियर. जो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि इसके पैर में मोचे, दौड़ रहा है यार, उसको कुछ काम करवाओ. ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ टूर्नामेंट और समथिंग. इट मेक सेंस. फालतू में उसके पैर में मोच आया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, पीछे वालों ने हेल्प किया, फिर क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखी इसमें? उसने सिर्फ उनको थैंक यू बोला, ये क्वालिटी दिखी? हॉस्पिटल भी तो वो दोनों लेकर गए. अरे बात समझ में? सो आई एम रीडिंग आउट अ स्टोरी विच आई हैव जनरली सीन इन विच आई हैड एक्चुअली सीन इन द ग्रुप. ये ग्रुप का ही स्टोरी बता रहा हूँ मैं. ठीक है ना, तो ये सब नहीं करना, फालतू के प्रॉब्लम नहीं डालना. ठीक है, देन ब्रिंगिंग द इमेज इन द स्टार्ट ऑफ द इमेज और एट द एंड ऑफ द इमेज. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस? अगर आपने ये किया तो देखो क्या होगा. लेट से कि सेकंड वाला इमेज ले लो. ठीक है, तो रजत इज 40 year old एंड ही सरपंच ऑफ द विलेज. वन डे ही कंडक्टेड अ क्या बोलते हैं सेशन फॉर ऑल द लोकल विलेजर्स. ठीक है, अब ये आ गया आपका इमेज एकदम स्टार्ट में. नाउ इन द लेक्चर ही टोल्ड देम अबाउट awareness campaign that should be launched in the village, and from there they went to the village and started propagating some जो भी है अवेयरनेस जो भी जिसका भी था, फिर आपने उसके एक्शंस डाल दिए. अब देखो क्या हुआ. You brought the image in the start. You had shown the image in the start, where स्टार्टिंग में ही आपने पर्पस बता दिया कि क्या करना है, और उसके बाद बाकी सारे एक्शंस जो है अवेयरनेस के लिए जो भी किया उन्होंने, जो भी उन्होंने पोस्टर बनाया, जो भी वो घर घर जाके लोगों को बोले, सब कुछ आपकी इमेज से बाहर चला गया. ऑल द एक्शंस वेंट आउट ऑफ द पिक्चर. समझ में आ रही बात? पिक्चर में अब कुछ भी नहीं है, पिक्चर को आपने दिखा दिया स्टार्टिंग में. अब क्या करोगे? आप सारे टास्क अचीव कर लोगे, घर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, थीम भी बनाओगे, ठीक है, पोस्टर भी चिपकाओगे इधर उधर,
लोगों को मतलब अच्छे से शिक्षा भी दोगे, और एट द एंड दे वर वेरी हैप्पी विद देयर एफर्ट्स. Now what happened? Your story started with the picture and all the actions went away from the picture. This is not acceptable. Now what you could have done? You could have made a background कि गांव में ये प्रॉब्लम था. ये सरपंच होने के नाते उसने सोचा कि इसके ऊपर क्या किया जाए, तो उसने थोड़ा रिसर्च किया. वहां पे भी थोड़े एक्शंस डालो कि क्या रिसर्च किया. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, ही कॉल्ड अ मीटिंग फॉर द विलेजर्स. इन द मीटिंग ही टोल्ड देम अबाउट दिस आर द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू सॉल्व देम इन दिस वे. ठीक है ना. देन दे ऑल अग्रीड एंड देन दे स्टार्टेड द वर्क. फिर आप एक्शंस दिखाओ और खत्म करो. नाउ द इमेज केम इन बिटवीन. ही सॉ सम प्रॉब्लम, ठीक है, द हीरो. देन ही फाउंड आउट मोर अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड उसके बारे में इसने लोगों को बताया. फिर उसके एक्शंस हुए और खत्म हुआ. नाउ यू सी द इमेज इज कमिंग इन द बिटवीन ऑफ दिस. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है. सेम हैपेंस इफ यू मेक द स्टोरी कम एट द एंड. ठीक है, एंड में दिखाओगे और खराब होगा वो. ठीक है ना. एंड में तो कभी नहीं आना चाहिए. जनरली मैंने भी यही देखा है कि आप लोग स्टार्ट में ही डालते हो. ठीक है, तो स्टार्ट में नहीं डालना है. फिर आपकी सारी की सारी एक्शन स्टोरी से या इमेज से बाहर हो जाती है. देन क्रिएटिंग अ ड्रामा सीन वेयर डेथ इज सीन फॉर अ पर्सन. जैसे आपको थर्ड इमेज में दिख रहा है, ये दिख रहा है मर चुका है. ये मत दिखाओ कि ड्रामा में एक इंसान जो है लेटा हुआ था और उसका दोस्त आया और उसके पापा से बात की और ये था वो था. ये सब बेकार है. ठीक है, क्लियरली यहाँ पे डेथ दिख रहा है इंसान का. मान जाओ. ठीक है, उसको ड्रामा मत दिखाओ कि कॉलेज में जो है कोई कंपटीशन था, वो ड्रामा कर रहे थे और ये मरने की एक्टिंग कर रहा था. ठीक है ना. मरने की एक्टिंग नहीं, मरा हुआ इंसान वो. जब आप इसको ड्रामा सीन बताते हो तो साइक समझता है कि आप प्रॉब्लम से भागते हो, आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है ना. क्यों मरते नहीं है क्या इंसान रियल लाइफ में? क्यों ड्रामा दिखाना है इसमें? सो दिस आर द थिंग्स दैट वी जनरली कम अक्रॉस. नेगेटिव पिक्चर आया, ड्रामा बना देते हैं. नुक्कड़ नाटक कर रहे थे. ठीक है, कोई टबैको खाया था, टबैको खाने के कारण इंसान मर गया, और फिर ये इंसान ने जो अवेयरनेस कैंपेन किया. ठीक है, नुक्कड़ नाटक किया कि देखो आप ऐसे मर सकते हो. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. কটায় শেষ হবে তো? टाइम लग দিদি गया. জিজ্ঞেস टाइम করছে। लग गया অনেক. তাহলে কালকে আসতে বলবো? হ্যাঁ। ওর টাইম ठीक है. सो इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक? सो फार सो गुड. Okay, Jagruti, was the doubt? I'll allow you to speak. Yes. Am I audible? Yes. सर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर डेथ दिखाया गया है, तो वहां पर डेथ दिखाना किसको है पिक्चर में? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Now generally do not show death of your relatives or your parents or your एकदम closed ones. ठीक है ना. नाउ आपका स्टोरी है, आप तो इसमें किसी को भी बोल सकते हो सकता है कि आपके विलेज में या आपके सिटी में या आपके आस पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है. ठीक है ना. नाउ यू हैव गॉन ओवर देयर टू हेल्प देम. सर डिफरेंस बिटवीन डिस्क्राइबिंग द पिक्चर एंड ब्रिंगिंग द थीम. अच्छा बताता हूँ. ठीक है, नेबर्स भी एकदम डायरेक्ट नेबर्स भी मतलब ठीक है कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो इसमें क्या दिखा. नाउ सी, दे आर नॉट योर क्लोज वंस बट यू हैव स्टिल गॉन ओवर देयर. इट शोज कि आप उनके साथ भी थोड़ा सहानुभूति दिखाते हो, मतलब यू आर कोऑपरेटिंग विद देम. पहली चीज. ठीक है ना. दूसरी चीज, जब आप अपने पेरेंट्स को या किसी अपने रिलेटिव को मार देते हो ना, तो साइक ये समझता है कि आप जो है आप अपने आसपास के लोगों के साथ, मतलब जो आपके फैमिली मेंबर्स है या आपके रिलेटिव्स है, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं शेयर करते. तभी आपको मौका मिला तो आपने उनको मार दिया. समझ आ रही बात? सो इन नेगेटिव सिचुएशंस नेवर ब्रिंग योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स और योर क्लोज फ्रेंड्स. ठीक है ना. ये मत बताना कि मेरा दोस्त जो है वो दारू पीता था, उसको बहुत समझाया बट सुना नहीं और फाइनली मर गया. ठीक है ना. ये मत करना. क्लियर है. सो यू कैन शो सम पीपल फ्रॉम योर ओन विलेज और योर ओन आसपास के सराउंडिंग्स. ठीक है, एंड दैट वे यू कैन मेक. सो जनरली डेथ पे थीम क्या बन सकती है? डेथ पे थीम ये बन सकती है कि कोई मर गया. ठीक है, कोई भी रीजन आप बता दो, ये मर गया. मरने के बाद अब क्या हो सकता है? ऑर्गन डोनेशन का थीम बता सकते हो. जैसे ये जो बंदा है यहाँ पे थोड़ा यंग दिख रहा है. ठीक है, जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ये थोड़ा यंग दिख रहा है. नाउ ही कन्विंसेस द फादर और हुसोएवर, हिज अंकल और हिज क्या बोलते हैं कजन. ठीक है,
थोड़ा सा उसने जो है उनको सहानुभूति दी, पैसिफाई किया, और पैसिफाई करने के बाद बताया कि बाय डोनेटिंग द ऑर्गन ही कैन स्टिल लिव बाय हिज ऑर्गन्स इन अदर बॉडी। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो ये बच्चा है ये फिर भी जिंदा रहेगा, ठीक है, दूसरों में। तो इस तरीके से भी आप जो है इसका एक थीम बता सकते हो। दूसरा, इफ यू आर शोइंग सम काइंड ऑफ, जैसे मान लो दारू पी के किसी को मार दिया, देन यू कैन शो अवेयरनेस कैंपेन। नाउ ये मैंने आपको जो थीम बताया है, इसमें से डोनेशन वाला जो है, ऑर्गन डोनेशन वाला, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हाई हाई लेवल स्टोरी। अवेयरनेस कैंपेन वाला विल बी कंसिडर्ड एज अ एवरेज लेवल स्टोरी। ठीक है ना। देन डेथ ऑफ वो फ्यूनरल अरेंज किया, ठीक है, कोई मर गया, आपने उनके फ्यूनरल में उनका हाथ बटाया, ठीक है, फिर पंडित बुलाया, उसके साथ बैठ के मंत्र पढ़ा, दूसरे घर में जो सब रो रहे थे उनके आंसू पोछे, आपने दुपट्टा दिया, ठीक है, ऑल दिस विल बी लो लेवल स्टोरी। एक्सेप्टेड तीनों है, ऑल द थ्री स्टोरीज आर एक्सेप्टेबल। if you are killing your parents or you are killing someone else of your relatives, that is rejected story, not accepted। अब एक्सेप्टेड में मैंने आपको 3 लेवल बताया, ऑर्गन डोनेशन फर्स्ट, ठीक है, देन अवेयरनेस कैंपेन सेकंड, एंड घर में जो है फ्यूनरल अरेंज करके वो किया, दैट विल बी थर्ड। किसी की डेथ अगर दिखा रहे अननोन, तो एक्सीडेंट दिखा उसने, फिर हाँ ये भी चलेगा ना। इनफैक्ट मैंने ये जो पिक्चर आपको सामने दिख रही है, मैंने जो भी शीतल बता रही है ऐसा ही स्टोरी बनाया था इस पे पहली बार। ठीक है, ये जा रहा था, जाते जाते इसने किसी को देखा, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके वो ऑफिस चला गया। शाम को जब वो देखने आया तो देखा वो मर चुका है। तो उसने सबको शांत किया, शांत करने के बाद उसने ऑर्गन डोनेशन की बात की, और घर वालों को उसने मना लिया। ठीक है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बिकम अ गुड स्टोरी। नाउ सी, वन बाय वन आई विल टेल यू कि आप अगर ये 5 गलतियां कर रहे हो जो ऊपर मैंने लिखे है, इससे आपका साइक आपको कैसे असेस करेगा। सो इफ यू आर इंसर्टिंग अ प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन एंड देन सॉल्विंग इट, इट मीन्स कि यू आर अ नेगेटिव पर्सन हु आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लमेटिक थॉट्स। ठीक है ना। सेकंड, ब्रिंगिंग द इमेज इन द स्टार्ट ऑफ द इमेज और एट द एंड ऑफ द इमेज, योर एक्शंस विल ऑलवेज बी आउट ऑफ द पिक्चर, द आइडिया विल बी रिजेक्टेड। ठीक है ना, बिकॉज सारे एक्शंस बाहर हुए। ठीक है, तो आपका स्टोरी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड, नॉट ब्रिंगिंग द इमेज इन द स्टोरी। जनरली मैं देखो कई बार आप लोगों को मैं रिव्यू देता रहता हूँ कि यार आपने जो स्टोरी बनाई उसमें इमेज नहीं आई है। तो इसमें क्या होता है ना, मान लो कि जैसे यहाँ पे पहले वाले में दौड़ने का सीन है, तो आपने इसको एथलीट दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, ठीक है, ये रोज प्रैक्टिस करता है, ये सब दिखा दिया, बट यू हैव नॉट इन्वॉल्व द सीन ओवर हियर। 3 लोग दौड़ रहे हैं, कौन ही है 3 लोग? Now you have not brought all the 3 people there. So that means you have not shown the picture. You have made a story on the same theme. आप उसको एथलीट बता रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहा है, बट इमेज नहीं आई है। तो इससे क्या होगा, तब साइक विल कंसिडर टू बी प्री कंसेप्ट आइडिया, कि आपने जो है इसके ऊपर एक थीम बना रखी थी, आपको स्पोर्ट्स के ऊपर एक थीम दिखी, चिपका दिया आपने। समझ में आ रहा है? सर टैट में हम मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम ऑर्गन वाला, देखो ये वाला जो सेशन है ना, इसीलिए रखा है मैंने पूरा, देखो आपको ये वाले का आंसर मिल जाएगा जो आप पूछ रहे हो रमनीत। ठीक है ना, यू विल गेट द आइडिया। ठीक है। देन, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि अगर आपने मान लो कि पिक्चर नहीं लाई, आपने थीम वही रखा, स्पोर्ट्स का ही थीम रखा मान लो, बट आपने पिक्चर नहीं लाई, तो आपको साइक ये समझेगा कि आपका प्री कंसेप्ट आइडिया है, घर में बैठकर आपने ऐसा कोई स्टोरी बनाया था जो कि आपको स्पोर्ट्स का थीम दिखने पे आपने चिपका दिया है। प्री कंसेप्ट आइडियाज विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है ना कि आपने वो स्टोरी कहीं से पढ़ी हो सकता है वो आपकी ओरिजिनल स्टोरी ही ना हो। ठीक है ना, तो कहीं और का आप आइडिया लेकर इधर आ गए हो प्री कंसेप्ट आइडिया के हिसाब से, तो इट इज नॉट शोइंग योर ओन पर्सनैलिटी, इट इज शोइंग समवन एल्सेस पर्सनैलिटी, हेंस इट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। ठीक है ना। देन क्रिएटिंग अ ड्रामा सीन वेयर डेथ ऑफ अ पर्सन इज शोन और समथिंग नेगेटिव इज शोन, इन दिस द पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। इसका मतलब लो मेंटल स्टेमिना है। ठीक है, मेंटल स्टेमिना क्या है, लो है, यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है। देन रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन का मतलब होता है लो रीजनिंग एबिलिटी। आप स्टोरी को मतलब क्या बोलते हैं, पिक्चर को परसीव ही नहीं कर पाए, इसका मतलब आपकी रीजनिंग एबिलिटी लो है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लो रीजनिंग एबिलिटी इनफैक्ट अफेक्ट्स एवरीथिंग। आपकी रीजनिंग लो है मतलब आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस लो है। ठीक है ना, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी लो है, ये इस तरीके से देखा जाता है। तो ये लो रीजनिंग एबिलिटी नहीं होना चाहिए। परसेप्शन के लिए 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं, आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो if your perception of the image is wrong, your reasoning ability will be marked wrong। ठीक है ना, और रीजनिंग एबिलिटी कोर क्वालिटी में से एक है। ठीक है। देन व्हाट आर द वेरियस मिथ्स दैट वी कम अक्रॉस। जनरली लोगों को लगता है कि अगर किसी का AIR 1 हो, ये OIR में रेटिंग 1 हो जाता है, तो PPDT में अगर 2 एसेसर ने उसको रिजेक्ट भी कर दिए और एक ने उसको डाउटफुल भी कर दिया, तो भी वो स्क्रीन इन हो जाता है। ऐसे कई सारे बुक्स में भी है, इन मेनी बुक्स ऑल्सो आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग।
एक टेबल बना रहता है उसमें, OIR1 क्या बोलते हैं, साइक ने डाउटफुल किया है, बाकी दोनों ने रिजेक्ट किए हैं, स्टिल ही विल बी स्क्रीन इन। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। OIR1 लाना बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती है, आपने क्वेश्चंस का लेवल देख ही लिया, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Why? I'll tell you shortly. Second myth is PPDT is the most important to get screened in. OIR तो just formality है। ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक है जो फर्स्ट वाले कैटेगरी के मिथ वाले लोग हैं, एक है जो सेकंड वाले कैटेगरी के मिथ वाले लोग हैं, दोनों ही गलत है। Why? Understand. Your screening test is divided into 4 parts. हम लोग तो टेस्ट दो ही देख रहे हैं, बट वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका OIR, ठीक है ना, वो तो हो गया एक पार्ट। पीपीडीटी, उसमें 3 पार्ट है। पीपीडीटी का जो परसेप्शन है, स्टोरी कैसे लिख रहे हो, वो साइक देखता है। ये साइक का डिपार्टमेंट है कि आप कैसा स्टोरी बनाते हो। जो आप नरेट करते हो, मुंह से बोल रहे हो, इंडिविजुअली एक इकलौते इंसान बोल रहे हो आप, तो वो इंटरव्यूअर आपको देख रहा है। क्योंकि अब इसके बाद आप आगे 5 दिन रहोगे तो इंटरव्यूअर के पास जाओगे, तो जानना चाहता है कि आप बोलते कैसे हो, हाउ, व्हाट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ यू स्पीक, व्हाट इज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो बेसिकली नरेशन पार्ट इज फॉर योर इंटरव्यू टू सी। फिर जो ग्रुप डिस्कशन होता है, दैट इज फॉर द GTO टू सी। समझ में आ रहा है? इसलिए ये 3 पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ताकि आपको तीनों ऑफिसर अलग अलग बैठकर जज करें। नाउ ऑल दिस 4 पार्ट हैव इक्वल वेटेज, दैट इज 25% ईच। हर किसी को 25 25 25 25 मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको सिलेक्ट होना है, तो किसी भी एक में अच्छा करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कि किसी ने अगर OIR1 भी लाया और बाकी उसका PPDT पूरा ही खराब गया है, वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 25% मिल जाएंगे उसको, बाकी 75% में नहीं होगा, तो कैसे होगा अंदर वो। तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 75% तो चाहिए ना आपको। इसका मतलब इन 4 में से मिनिमम 3 पार्ट में आप अच्छा करो, और एक में आपका परफॉर्मेंस एवरेज रहे, तो आप अंदर हो जाओगे, ठीक है ना। खराब करो नहीं कह रहा हूँ, 3 में अच्छा, एक में एवरेज, देन यू गेट स्क्रीन इन। वरना आपको क्यों लगता है कि यार 200 लोग आते हैं और 85 अंदर रहते हैं? व्हाट इज द रीजन कि 150 को निकाल देते हो? OIR1 तो यार बहुत सारे होते होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मिथ्स गलत है। पहला ये कि OIR1 वाला हो जाता है, दूसरा ये कि OIR तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ये दोनों टाइप के मिथ्स हमें सुनाई देते हैं। जैसे शायना ने कहा कि सीनियर्स तो यही बोलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। बोथ द मिथ्स आर रॉन्ग। क्लियर है? ईच पार्ट हैज इक्वल वेटेज ऑफ 25%, एंड दिस इज फॉर दिस 3 ऑफिसर्स टू सी। ये इस तरीके से आपको नोट किए जाते हैं। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? Any doubts here? Press 1 quickly. Proceed further after that. Okay. ठीक है. Now coming to day 2, that is your psychological test. AFSB में तो ये आपका शाम को ही करवा लिया जाता है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट सुबह हो जाएगा, एंड इन AFSB you will be doing the psychological test in the same evening. ठीक है ना, शाम को 6 से 8 का टाइमिंग रहता है, उसके बीच में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। बट इन आर्मी एंड इन नेवी बोर्ड दिस विल बी कंडक्टेड ऑन day 2. Now, psych test is a battery test of 4. ठीक है, इसमें it is a battery of 4 tests. That is TAT, that is called as thematic apperception test. WAT, word association test. SRT, that is situation reaction test, and SDT, that is self description test. ठीक है ना? So TAT जो है, this is the main test. आपके स्टोरीज के थ्रू आपके माइंड को रीड कर लिया जाता है। आप किस प्रकार के स्टोरीज लिख रहे हो, किस प्रकार के एक्शंस लिख रहे हो, किस प्रकार का मेंटालिटी है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा मूड है, इससे आपके बारे में साइक को 80% चीजें पता चल जाती है। अब जो बाकी 20% बचा, वो है कि वो 20% उसको डाउट है। इट इज नॉट दैट उसको पता नहीं लगा है, उसको डाउट है। मान लो कि आपके करेज के बारे में उसको टैट में कुछ लगा कि यार इसमें थोड़ी बहुत कमी है, बट इज नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। सो व्हाट विल ही डू? ही विल चेक योर WAT एंड SRT रिस्पॉन्स, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट। तो क्या WAT एंड SRT में पूरे 60-60 पढ़े जाते हैं? WAT के पूरे 60 पढ़े जाते हैं, SRT के पूरे 60 नहीं पढ़े जाते। ये मतलब रूल नहीं है, ये ऐसा ही होता है। चेकिंग जब करते हैं ना, SRT पूरा कोई नहीं पढ़ता 60 रिएक्शंस, ठीक है ना। क्योंकि ये थर्ड टेस्ट है और कंफर्मेटरी सीरीज का है। अगर मान लो कि किसी के डिटर्मिनेशन में कोई कमी है, तो वो क्या करेंगे कि TAT में कमी निकली, उसको WAT के सिचुएशन से मिलाएंगे, वहां पे भी कमी निकली,
SRT से फाइनल कंफर्मेशन करेंगे। तो SRT में वो उसी स्पेसिफिक, अब देखो कैसा है, 60 सिचुएशंस है ना। देखो 60 कैसे है, OLQs कितने थे, 15 थे। एक OLQ के ऊपर 4 SRT होता है, एक OLQ के ऊपर 4 WAT के वर्ड्स होते हैं। वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड किसके लिए दिया गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि आपके करेज में प्रॉब्लम है, तो दे विल गो टू WAT के वो वर्ड्स जहां से आपका करेज पता लगेगा। दे विल रीड ऑल द 4 वर्ड्स, वहां से भी कुछ क्लियर हो जाएगा। देन दे विल गो टू SRT। इन SRT दे विल रीड ओनली दोज 4 रिएक्शंस जहां पे आपके करेज की वो प्रॉपर्टी दिखेगी। वहां पे भी अगर मान लो तीनों चीज में आपने कंसिस्टेंटली वही चीज शो की है, तो कंफर्म हो जाएगा वहां पे। और अगर मान लो कि TAT में बहुत अच्छा दिख रहा है, WAT में कम दिख रहा है, SRT में फिर से अच्छा दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। हरी बात समझ में। तीनों में बराबर का आपको क्वालिटी दिखाना है। अगर आपका कोई क्वालिटी TAT में अच्छा दिख रहा है, लेट्स से कि कोऑपरेशन, आप दोस्तों की हेल्प कर रहे हो, ऐसा कुछ अपने मल्टीपल स्टोरीज में दिखाया है, तो आप WAT में भी जब भी आपको ऐसे फ्रेंड से रिलेटेड, बैचमेट से रिलेटेड, कलीग से रिलेटेड कोई वर्ड दिया जाएगा, तो उसमें भी आपका TAT से मिलता जुलता रिस्पॉन्स होना चाहिए। सिमिलरली SRT में जैसे योर फ्रेंड हैज आस्क्ड यू फॉर सम हेल्प, मॉनिटरी हेल्प हो सकता है, एग्जाम हेल्प हो सकता है, नोट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब आपका कोऑपरेशन दिखा रहा है। आपका रिस्पॉन्स TAT, WAT, SRT तीनों में बराबर होना चाहिए, वरना आप एक टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, दूसरे में नहीं कर रहे हो, कंफर्मेटरी में फेल कर देंगे। समझ आ रही बात। तो मेनली 3 ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। जो चौथा टेस्ट होता है SDT, बाय नाउ द साइक हैज डिसाइडेड कि आप क्या हो। उसने आपके सारे वीकनेसेस, सारे स्ट्रेंथ सब लिख लिए। अब वो ये देखना चाहता है कि SDT में क्या आप भी वही सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अगर हाँ, तो आपका ट्रेनेबिलिटी हाई है कि ये इंसान जानता है अपने आप को, अपने बारे में, उसको गलतियां पता है। तो अगर गलतियां पता है तो वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप भगवान हो कि मेरे अंदर तो कोई गलती ही नहीं है, या आप अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं पहचान पा रहे हो, तो आपके बारे में आप खुद ही नहीं जानते हो, तो इसको ट्रेन करके हम लोग क्या इंप्रूव करेंगे, आपकी ट्रेनेबिलिटी का मार्क्स कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ट्रेनेबिलिटी का मार्क्स ज्यादातर मोस्टली साइक के हाथ में होता है थ्रू द SDT। थोड़ा बहुत इंटरव्यूअर के हाथ में भी होता है, क्योंकि वो भी आपसे अलग अलग सवाल करके निकाल लेता है कि आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, आपके खुद के मुंह से। तो वहां पे और यहाँ पे, ये 2 जगह से आपकी ट्रेनेबिलिटी की क्वालिटी बाहर निकलती है। डू यू नो योर सेल्फ, बिकॉज वो लोग तो एसेस करने के लिए बैठे ही है। सो दे हैव बेसिकली फाउंड आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोथ। नॉट दे आर ट्राइंग टू चेक कि आप भी वही सेम चीज दिखाते हो या नहीं। अब मान लो कि आपने किसी चीज के बारे में, मान लो आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उनको हर जगह पे कमी दिखा है, और आपने SDT में लिखा है कि आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग, मैं यहाँ भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, वहां भी करता हूँ, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैम्पर करने वाला है। यार जो चीज हमने निकाला कि सबसे बड़ी कमी है, वो उसी चीज को ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना। आप ये लिखते हो कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और जहां पे आपके TAT, WAT और SRT में दिखा होगा कि इसमें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ये भी आपको दिक्कत करेगा। समझ आ रही बात। तो SDT भी कोई फालतू चीज नहीं है, इतना समझ लो, दिमाग में इतना डाल लो। कोई भी चीज जो आपका SSB में हो रहा है, वो कोई भी फालतू नहीं है, ठीक है। इट हैज सम और दी अदर पर्पस, वरना वो देते ही नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी टेस्ट को लाइटली नहीं देना। कुछ लोग SDT को बहुत लाइटली लेते हैं, घर से प्रिपेयर करके जाते हैं। और घर से कैसे प्रिपेयर कर जाते हैं, कोई ना कोई वो होता है ना, अलग अलग बुक्स आती है, कमांडर नटराजन की बुक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, नेहरू सर की बुक है। सो ऑल दिस बुक्स ऑल हैव सम काइंड ऑफ सैंपल्स, ये सैंपल को रट के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, SDT भी सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। आई जस्ट गेव यू अ ब्रीफिंग अबाउट द साइक्स। नाउ स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट ऑल द टेस्ट्स, ठीक है ना। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, तो व्हाट विल हैपन इन दिस, यू विल बी शोन 11 इमेजेस एंड देन 1 ब्लैंक इमेज। इसका मतलब टोटल 12 इमेजेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टोरी अराउंड ऑल द पिक्चर्स, एंड फॉर द 12th ब्लैंक स्लाइड you can imagine any picture in your mind and make a story around it. So each story, yeah, each image will be there in front of 30 seconds in front of you, and for the next 4 minutes you will be given time to write a story. Unlike PP and DT, यहाँ पे आपको कोई थीम नहीं लिखनी है, कोई एक्शन नहीं लिखना है, कोई मार्क नहीं करना है, आपको सीधा स्टोरी पे जाना है। यहाँ पे कोई डब्बा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो 1 मिनट नहीं दिया जा रहा है इधर। 30 सेकेंड्स में देखो, 4 मिनट्स में स्टोरी लिखो। नो टाइटल रिक्वायर्ड फॉर योर स्टोरी। आपके स्टोरी के लिए कोई टाइटल नहीं देना है आपको, समझ आ रहा है। और यहाँ पे एज, जेंडर, मूड, ये सब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अनलाइक PPNDT, ठीक है। जस्ट सिंपली राइट योर स्टोरी अराउंड द पिक्चर।
नाउ डू नॉट डिस्क्राइब द पिक्चर। कोई पूछ रहा था ना कि डिस्क्राइब द पिक्चर क्या होता है, आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर इज। ठीक है, जैसे कि ये नीचे वाला पिक्चर देखो, इन दिस नीचे वाला पिक्चर राम was a boy working in a hotel. So one day he came with his cycle on a road. There his friend also came and met him. There was a car going besides them. ठीक है, then they were standing on middle of the road and they were very happy. ठीक है, so this is called as description of the image. ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो, एक इंसान जो साइकिल लेकर आया, दूसरा जो उसे मिलने आया, सामने से कार जा रही थी, ये लोग सड़क के ऊपर खड़े हैं, ये सब आपको आपके स्टोरी में ले आना है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन विच आई टोल्ड यू। ठीक है ना, ये किधर से आया, किधर से आया, उधर कार जा रहा है रास्ते के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पिक्चर बट राइट अ स्टोरी अराउंड इट। उस स्टोरी में ये सीन दिखना चाहिए। तो राम वॉज अ मैनेजर of so and so company. One day while he was going to his office, he met his friend. अब अगर आप ऐसा स्टोरी भी बनाओगे तो इसमें क्या हो गया, इमेज आपकी स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है ना, सो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप एक स्टोरी बनाते हो। ठीक है, तो व्हाट योर स्टोरी शुड कंटेन, अगेन द सेम थिंग्स, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, दैट इज द पिक्चर का एक्शन आपको दिखाना है जो भी चल रहा है इधर, एंड व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम ऑफ द स्टोरी। Is it necessary to make hero of our age in that? देखो ऐसा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस समझो। ये नहीं है कि यार कोई सेट ऑफ रूल्स है, ये वो लोग कभी नहीं बोलेंगे आपको कि अपने एज का बनाओ, वो बना दो, 5 साल का बच्चा दिख रहा है बना दो उसको भी, क्या दिक्कत है हमें। ठीक है ना, दे विल नेवर टेल यू दिस। ठीक है, बट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब देखो जनरली आप मतलब यहाँ पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, करना क्या है यहाँ पे। जनरली जो भी आप इमेजेस देखते हो इट विल बी ऑफ 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी की होगी। एक होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होगा और एक होगा जो टास्क अचीविंग नेचर का होगा। ठीक है ना, सो टीएटी स्टोरीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टास्क अचीविंग। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग टैट्स जो है वो उसमें क्लियरली प्रॉब्लम दिखता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो रखा है या कहीं पे आग लगी है, जैसे यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रहे हैं, एक में आग दिख रहा है, एक में एक्सीडेंट दिख रहा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये आसान होता है क्योंकि आपको दिख रहा है प्रॉब्लम सामने, आग है, उसको बुझाना है। आप कैसे बुझाते हो, वो आपका एक्शन होगा और उसके बेसिस पे आपके क्वालिटीज निकलेंगे। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे खून निकल रहा है इसका, ठीक है ना, आप इसको कैसे बचाते हो, उसके लिए क्या एक्शंस करोगे, उसके थ्रू आपका क्वालिटी दिखेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आसान। दूसरा टास्क अचीविंग टैट्स, नाउ दिस आर दोज जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और मैं वही कह रहा था, फालतू में प्रॉब्लम डाल मत देना अब उसमें। ठीक है ना, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे ये जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, टाई लगा है, तो ये क्या है कि ये स्कूल गया था, एग्जाम दिया, उसको पता है कि वो फेल होने वाला है, बहुत खराब गया, घर आया मायूस हो गया। ठीक है ना, देन ही हैड थॉट दैट ही कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ। देन उसका दोस्त आता है, उसका दोस्त आकर इसको समझाता है। कितना नेगेटिव लग रहा है ना सुनने में। स्कूल गया, एग्जाम दिया, फेल हो गया, घर आया, फिर अपने आप को सोचने लगा कि कुछ नहीं हो सकता, दोस्त आकर उसको समझा रहा है, पेरेंट्स आकर उसको मोटिवेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है कैसा बनेगा ये। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, इस स्टोरी में बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है यार, ऐसा मुंह लटका है थोड़ी है उसने, ही इज थिंकिंग समथिंग। ना इफ इज थिंकिंग समथिंग व्हाट ही मस्ट बी थिंकिंग, ये आपको सोचना है। अब ये कुछ सोच रहा है तो सोचने के बाद कुछ एक्शन भी तो करेगा, और वो जो एक्शन करेगा उस एक्शन से वो कुछ टास्क अचीव करेगा, ऐसा बनाना। फालतू में स्टोरी में जो है प्रॉब्लम मत डाल देना। ठीक है ना, फिर दोस्त आया, मोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बाद वो इतना मोटिवेट हो गया, फिर उसने पढ़ाई स्टार्ट की और अगले एग्जाम में तो टॉप ही मार दिया। लिखते हैं ऐसे स्टोरीज, आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स एग्जांपल्स, लिखते हैं ऐसे लोग, एंड आप भी देखते हो कि ग्रुप में ऐसी स्टोरीज आती है। ठीक है ना, फालतू का मतलब कुछ भी डाल दोगे उसमें। तो अब ये इंसान सोच रहा है तो क्या सोच सकता है, आप उसके दिमाग में बैठकर सोचो। प्रॉब्लम सोचना हमेशा इजी होता है, प्रॉब्लम दिखा दो, उसको सॉल्व कर दो, बस हो गया। बट दैट इज नॉट देयर और दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द स्टोरीज। आइडेंटिफाई दिस टास्क अचीविंग वाले फैक्टर्स। ये इंसान बैठा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा वो सोचो, उसको कोई टास्क अचीव करवाओ, उसको करने के लिए सर इन राइट आई रोट माई फर्स्ट स्टोरी सेम। कौन सा राइट? एनीवेज, तो यू आर गेटिंग टू नो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, नाउ देखो सेकंड वाला जो है यहाँ पे, जो ये टीचर वाला है। ठीक है, टीचर वाले में नेगेटिव स्टोरी, वो एक टीचर था, उसके क्लासरूम में ज्यादा बच्चे नहीं आते थे, 4-5 लोगों को पढ़ाता था, उससे उसका मॉरल डाउन हो गया। सो ही देन सर्च फॉर मेनी जॉब्स
and he then got a very high paying job. He went to that institute, started teaching there. There many people were there. His right talent were found in that academy. Many people joined him, and after that he became happy. ठीक है, मतलब साइक तो रोता होगा ऐसे स्टोरीज पढ़ के, सही बता रहा हूँ। उसके आंखों से मतलब वो खून निकलता होगा ये सब देखकर। ठीक है, क्या दिक्कत है यार, ये पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, या देखो पीछे वैसे बोर्ड भी नहीं दिख रहा, जरूरी भी नहीं है कि वो पढ़ा ही रहा है। मे बी इज गिविंग सम मोटिवेशनल टॉक टू द स्टूडेंट्स। अब मोटिवेशन टॉक देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यू कैन क्रिएट अ बैकग्राउंड कि इट वाज द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, तो स्कूल प्रिंसिपल थॉट ऑफ हायरिंग समवन। कारून इज अ पर्सन हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, इज रिनाउंड इन द, क्या बोलते हैं, सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट, एंड स्कूल ने इसको हायर किया, एंड ही केम एंड ही टॉक टू द स्टूडेंट, अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम्स, उनका मॉरल बढ़ाया। कैसे बढ़ाया वो सब एक्शन में जाएगा, वो सब डालोगे एक्शन में, एंड देन एवरीवन वाज हैप्पी, एंड द प्रिंसिपल थैंक्ड हिम फॉर कमिंग, और इस तरीके से। तो यू कैन, हाँ, करियर काउंसलिंग टाइप का। अरे बात समझ में? सो मल्टीपल थीम्स कैन बी देयर। अगर आपका दिमाग अटक गया ना सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आने में, तो आप अटक जाओगे, ठीक है ना, और रास्ता भी भटक जाओगे आगे, फिर आपको एसएसबी में आगे नहीं मिलेगा चांस। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टास्क अचीविंग, इसको समझो। स्टोरी में आपको फालतू में वो नहीं डालना, प्रॉब्लम नहीं डालना, ठीक है ना। अगर दिख रहा है क्लियरली है, उसको सॉल्व करो, नहीं दिख रहा है तो टास्क अचीव करवाओ। और वो छोटे मोटे टास्क मत करवाओ यार, ठीक है ना। छोटे मोटे टास्क करोगे एक्सेप्ट तो हो जाएगा, इट विल बी एक्सेप्टेबल स्टोरी, बट इट विल बी लो लेवल। जब भी आप कोई टास्क देते हो, थिंक कि इसको बड़े पैरामीटर पे करना है, बहुत सारे लोगों का कल्याण होना चाहिए उससे, ठीक है ना। देखो इट इज लाइक इंडिविजुअलिस्टिक बनाओगे तो सेल्फ सेंटर्ड दिखेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, बट यू विल बी कंसिडर्ड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। अगर आप सिर्फ दोस्तों को और फैमिली को हेल्प करोगे, इट विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, छोटे कम्युनिटी में कुछ करता है। जब आप बहुत सारे लोगों के लिए करोगे, अननोन लोगों के लिए भी करोगे, तब इट विल बी अ हाई लेवल स्टोरी। यहाँ ये बंदा दूसरों के लिए भी सोचता है। समझ आ रही बात? So this is what is required to be done. These are the two types of TAT images which will be seen by you. ठीक है ना? Now what are the common mistakes? ठीक है, inserting a problem even in a neutral image, ठीक है, और task achieving image, ठीक है। ये जो है, ये वाला तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो जनरली क्या है, साइक बोलता है टैग पिक्चर दिखा, हाँ सर प्रॉब्लम भी डाल दिया, बढ़िया सा। साइक बोला नहीं करना था, ठीक है ना, यही उसका रिएक्शन होता होगा जब वो आपका वो पढ़ता होगा, ठीक है। सो बेसिकली डू नॉट डू दिस। शोइंग द हीरो इन कंफ्यूज सिचुएशन, जैसे ये मैंने जनरली देखा है माउंटेन वाले केसेस में, ठीक है। वो हीरो जो है वो माउंटेन स्टार्ट करता है चढ़ना, बीच में जो है उसको बहुत ज्यादा ठंडी लग जाने लगती है, उसका पैर फ्रॉस्ट हो जाता है, उसका वो अटक जाता है, देन ही बिकम्स कंफ्यूज, ही लॉस्ट हिज पाथ। फिर उसके बाकी साथी आके उसको हेल्प करते हैं। आप हीरो को कंफ्यूज दिखाओगे, एंजाइटी सिचुएशन में दिखाओगे, उसी को प्रॉब्लम में फंसा दोगे, तो क्या दिखेगा आपके बारे में? बिकॉज देखो, जो आपका हीरो है वो आप हो, सिंपल सी बात है। द हीरो दैट यू आर मेकिंग इन द स्टोरी, दैट पर्सन इज नो वन बट यू। नाउ इफ you are making the hero in a confused situation, you are making him show a confused situation और एंजाइटी वाला सिचुएशन, हीरो खुद कंफ्यूज हो गया था, निराश हो गया था, वो इस प्रॉब्लम में फंस गया था, उसका पैर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, दूसरे लोग आए स्ट्रेचर लेकर उसको ऊपर लेकर गए। व्हाट आर यू शोइंग अबाउट योरसेल्फ? यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और यू आर अ काइंड ऑफ एंशियस पर्सन, और यू आर कंफ्यूज्ड पर्सन। तो आपके बारे में नेगेटिव दिखाएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे यू समहाउ फिनिश द टास्क, एट द एंड समहाउ ही रीच द समिट एंड ही क्लिक सम पिक्चर्स ओवर देयर, टुक सेल्फीज एंड केम डाउन। अरे बीच में तो फंस गया था, ऊपर कैसे चढ़ गया? मिराकल हो गया, ठीक है। समहाउ क्लाइम द माउंटेन, ठीक है। ये समहाउ को कोई एक्सप्लेन नहीं करता। और बाय सम अदर सेल्फ, बोथ द सिचुएशन is not ideal for you to become the hero. Showing your own family member, close friend, problem, relatives in trouble or disease or death. जब आप ये करते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपके फैमिली मेंबर्स की और आपकी पटती नहीं है, यू आर इन बैड टर्म्स विद देम, तभी आप दिखा रहे हो ऐसा। Bringing character from outside even when there is a scope to bring the hero from between the picture. आप बाहर से कोई कैरेक्टर लेकर आ रहे हो, इवन दो इमेज में दिख रहा है कि कोई ना कोई उसमें से हीरो बन सकता है। इन दिस केस ये होगा कि आप जो है ना, कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग। That is why you did not select the hero from the picture, even though it was of your age or someone who could become a hero equivalent to your
योर एज और जेंडर। ठीक है ना, इस केस में क्या है कि आप अगर एक्सटर्नल फैक्टर लेकर आओगे, यही दिखेगा कि आप हमेशा जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये दिखाएगा ये। ठीक है ना, शोइंग हीरो टू बी टू यंग और टू बी टू ओल्ड, अभी किसी ने पूछा था ना, जागृति ने पूछा था कि सेम एज का होना चाहिए कि नहीं। नाउ अब खुद देखो, अब मान लो कि इमेज में एक छोटा बच्चा दिख रहा है जो कि 8-9 साल का होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, अब मान लो आप उसको हीरो बना देते हो। अब 8-9 साल का बच्चा और 21-22 साल का ग्रेजुएट, क्या इन दोनों की मैच्योरिटी सेम होगी? नहीं होगी। क्या ये 8 साल का बच्चा वो काम कर पाएगा, वो टास्क अचीव कर पाएगा जो आप करते हो? नहीं कर पाओगे। तो अभी 8 साल के बच्चे में क्या दिखाओगे? लॉलीपॉप लाने गया था दुकान में, उसका लॉलीपॉप खो गया तो ढूंढने लग गया उसको, क्या दिखाओगे? It will not be of your maturity, it will not be of your level of problem solving skill. So you are not able to show the hero. बट इफ द पिक्चर में कोई हमारे एज का नहीं हो तो तब बाहर से लाएंगे ना। मैंने अभी देखो क्या बोला कि ब्रिंगिंग द कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड व्हेन देयर इज स्कोप ऑफ मेकिंग द हीरो फ्रॉम द पिक्चर। अगर नहीं है तो लाओ ना बाहर से। ठीक है, अब स्कोप का मतलब जरूरी नहीं है कि अब देखो सर वो 40 साल का दिख रहा था, मैं तो 25 का ही हूँ। अरे वो 40 साल के फिर उसको बना सकते हो, बट आपको या तो बहुत बहुत छोटा दिखा, ठीक है, कोई मान लो कि 8 साल का दिखा और दूसरा इंसान जो है मान लो 80 साल का दिखा, 8 और 80 में आप नहीं बना सकते हो। इन दैट केस ब्रिंग द कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड। बट इफ यू से कि कोई 35 का 40 का दिख रहा था, सर मैं तो 25 का ही हूँ, अब मैं कैसे बना दूं उसको? अब देखो इतना अगर मतलब स्टोरी में नहीं है कोई आपके एकदम सिमिलर एज ग्रुप का, तो आप 35-40 से भी काम चला सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो डू नॉट ब्रिंग द कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड। समझ आ रही बात? जागृति क्लियर? जागृति, एज मेंशन करना पड़ता है क्या केस में? नहीं नहीं, जनरली हम देखो क्या है कि डूइंग द पीपीडीटी केसेस, जब हम लोग पीपीडीटी करते हैं वहां पे आप एज लिखते हो, यू हैव टू मेंशन द एज ओवर देयर। ठीक है, बट जब आप ये कर रहे हो, टीएटी कर रहे हो, तो टीएटी में एज लिखने की जरूरत नहीं होती, यू नीड नॉट राइट द एज। ठीक है ना, तो ये है व्हाट विल साइक असेस अबाउट दिस केसेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, 6 पॉइंट रह गया था, हैविंग प्रेजुडाइज्ड थॉट अबाउट एनीथिंग लाइक मीडिया वालों का, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिशियंस वालों को लेकर, ये जनरली हमारे अंदर जो है प्रेजुडाइज्ड थॉट रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी था ना, टैट में प्रोफेशन जरूरी है क्या, जनरली लिखो तो बेटर होता है ना, यू अंडरस्टैंड और द साइक विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, देखो अब मान लो कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो, ना यू आर शोइंग द पर्सन टू बी अ नॉर्मल पर्सन, 24 ईयर्स का है, ठीक है, और वो बीएससी ग्रेजुएट है, ठीक है, या तो मान लो कि बीकॉम ग्रेजुएट है, और यहाँ पे वो जो है ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि मेडिकल प्रोफेशन का है, तो मैच नहीं कर रहा ना। तो दैट इज वाई वो आप इमेज के हिसाब से उसका प्रोफेशन दे दो। ठीक है ना, यू विल कम टू नो, मैं इसमें सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनो। आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है ना, आपके डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो आपको बोलूंगा कि टैट के रिलेटेड और कोई डाउट है तो पूछो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाउट यू आर आस्किंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम। ठीक है ना, तो अब देखो, डू नॉट हैव एनी प्रेजुडाइज्ड थॉट अबाउट मीडिया, पॉलिटिशियंस, एनीथिंग। जस्ट फ्यू डेज अगो आपने देखा होगा ग्रुप में किसी ने लिखा था, यार ये मीडिया वाले कुछ भी लिखते हैं, लेट्स वेट फॉर द फाइनल कंफर्मेशन, ये वो। इट क्लियरली शोज कि ये मीडिया की तरफ इसका प्रेजुडाइज थॉट है, या मैक्सिमम लोगों पॉलिटिशियंस के खिलाफ होता ही है। तो ये क्या है ना, अगर ऐसा थॉट लेकर आप उधर जाओगे, कहीं ना कहीं पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। या तो आप डब्ल्यूएटी में कुछ ऐसा करके आओगे, या तो आप टीएटी में ऐसा कुछ लिख दोगे, या तो आप एसआरटी में कुछ ऐसा बना दोगे। प्रेजुडाइज्ड थॉट है आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर, रिलीजियन को लेकर हो सकता है, मीडिया वालों को लेकर हो सकता है, पॉलिटिशियंस को लेकर हो सकता है। वहां पे अगर ये बात दिख गई ना, ये आपका हैम्पर कर देगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि इससे आपका सोशल अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर होगा। और सोशल अडॉप्टेबिलिटी कोर क्वालिटी इसलिए है, फौज में सारे तरफ से लोग आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर जगह से आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू स्टे टुगेदर। अब अगर प्रेजुडाइज व्यूज है, आज को किसी और चीज को लेकर है, मीडिया को लेकर है, कल को कोई इंसान को लेकर हो जाएगा। इसलिए प्रेजुडाइज थॉट वालों लोगों को कभी भी नहीं लिया जाता है सोशल अडॉप्टेबिलिटी के वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में बंदूक होने वाला है। प्रेजुडाइज होकर किसी के खिलाफ आपका जो है कुछ नेगेटिव व्यू हो गया, आपने उसको गोली से उड़ा दिया, फिर तो दैट इज वाई दे विल नॉट टेक यू। भले ही आप कितने अच्छे हो, प्रेजुडाइज बिहेवियर दिखेगा कहीं पे भी किसी भी केस में,
जनरली ये टैट में, ये क्या बोलते हैं, साइक में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता। अब जीटीओ में थोड़ी दिखाओगे प्रीडेटाइज बिहेवियर, या आप इंटरव्यू में भी अपना टंग तो कंट्रोल कर ही लोगे। तो ये जो भी दिखेगा इधर दिखेगा, और ऐसा दिखेगा तो ये मना कर देगा, आपका रिजेक्शन करवा देगा सीधे, ठीक है ना। तो ये मत करना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉमन मिथ्स, कि जो हम लोग टैट स्टोरी लिखते हैं वो हमारे पीआईक्यू पे बेस्ड ही होना चाहिए क्या? अगर मान लेते हैं हम मेडिकल प्रोफेशन के हैं, तो क्या हम हमेशा हमारे हीरो को मेडिकल प्रोफेशन का दिखाए, ठीक है? या तो क्या बोलते हैं, अदर कैरेक्टर विल शो दैट आई हैव मेमोराइज्ड द स्टोरी एंड कम, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? अगर मैं मान लेते हैं कि मैं खुद बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैं कोई डॉक्टर से ऊपर स्टोरी लिख रहा हूँ, तो साइक ऐसा सोचेगा कि ये तो रट कर आया स्टोरी को, ये तो खुद इस प्रोफेशन का नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मिथ कि हम लोग पीआईक्यू से रिलेटेड ही चीजें लिखे क्या। दूसरा, टू मेक हाई लेवल स्टोरीज थीम मस्ट बी आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा जो थीम है वो आउट ऑफ द बॉक्स ही होनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है ना। सो कमिंग टू फर्स्ट मिथ, जो कि अभी एक्चुअल में ये प्रोफेशन वाला पूछा था अभी शीतल, नहीं उसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हाँ तो मैं अभी देखो वही मिथ का आंसर दे रहा हूँ। देखो, टैट स्टोरी शुड ओनली पोर्ट्रे योर ओरिजिनल पर्सनालिटी, ये आपका ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखाना चाहिए। However, as it is a test of imagination, hence it is not always necessary to show the hero of your profession or following those hobbies that you do. यहाँ पे इमेजिनेशन आपको अलाउड है, बट इमेजिनेशन में भी आप जो भी प्रोफेशन उसको दे रहे हो, जो भी उसको टास्क अचीव करवा रहे हो, उसके जो एक्शंस लिखोगे वो आपके पर्सनालिटी से मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है, जो कि जनरली होते हैं। अब मान लेते हैं स्टोरी में दिखाया एक डॉक्टर के बारे में, और आप जो है बीकॉम ग्रेजुएट हो, तो क्या करोगे? स्टेथोस्कोप दिखते हुए भी उसको बीकॉम ग्रेजुएट लिखोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको पीआईक्यू में जो भी आपने चीजें मेंशन की है, या तो हॉबीज में या तो प्रोफेशन में, वही आपको बनना है, नहीं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। You can make the hero of any kind of profession, but whatever action that hero is performing should match your original personality. If that is not happening, then you are at fault. समझ आ रही बात? क्लियर है? Now second, now in order to make high level stories, what people do is बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्शन डाल देते हैं जो कि नीड नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये एक्सीडेंट का सीन। तो एक्सीडेंट के सीन में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब भी आप टीएटी बनाओगे आप देखोगे कि जनरली एक्सीडेंट के सीन में यही होता है, यू गो, यू पिक अप दैट पर्सन, यू गिव फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने के बाद आप नियर बाय किसी व्हीकल को लेकर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। अब हर कोई सोचता है यार हर कोई तो यही लिख रहा है, मेरे को तो कुछ अलग लिखना चाहिए। सो क्या करता है, आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल ही हैड एडमिट्स द पेशेंट टू द क्या बोलते हैं, ही एडमिट्स द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। आफ्टर दैट ही कम बैक टू द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट, देन ही सर्वेज इट, then he finds out that there should be a level crossing over there, there should be zebra crossing, and also traffic light should be there. Then he goes to the authority, he goes to SDM, and then he suggests this changes, that you should make a zebra crossing, put a traffic signal over there. क्या हो गया, अब थीम से भटक गए। एक्सीडेंट का थीम था, फर्स्ट एड दिया, हॉस्पिटल लेकर गए, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया या रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया, काम खत्म हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा काम किया ना आपने, दोबारा आए, वहां पे क्या सर्वे किया पता नहीं आपने, ठीक है, फिर आपने एसडीएम को लेटर लिख दिया, उसके पास उसके ऑफिस में मिलने चले गए और उसको ये सारे सजेशंस देकर आए हो, ये जो है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में आउट ऑफ द गेट हो जाओगे आप। एक तो थीम से बाहर चला गया, इमेज से पूरा ही बाहर चला गया। दूसरा चीज, क्लियरली साइक पता कर जाएगा कि ये इंसान जो है ना, ये मतलब दूसरों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और समझो इस बात को बहुत क्लियरली, आर्मी ऐसे लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आर्मी का मतलब ही होता है अ कलेक्टिव ग्रुप। वी डू नॉट वांट समवन हु शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ दिस पीपल, जो अपने आप को ऐसा है, ये कौन है यार, ये तो रेगुलर लोग बनाते हैं, मैं कुछ और बनाऊंगा, ऐसे सोच जिसकी है ना, उसको आर्मी पहले दिन हकल देगा। समझ आ रही बात? सो नेवर ट्राई टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, लिविंग योर मेन थीम। जो आपका मेन थीम है, चाहे आपको कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना लग रहा हो, स्टिक टू दैट, ठीक है ना। वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, वी ऑल वांट ऑर्डिनरी एक्शंस, हम कोई सुपरमैन नहीं बनना चाहते इधर। समझ आ रही बात? स्टिक टू अ सिंगल थीम, मेक योर एक्शंस ओनली अकॉर्डिंग टू दैट थीम. After completing the action relating to the theme,
Do not change another theme and make that action to be there in the story. Clear ये बात? Is this clear? Okay. Now coming to word association test. What happens in this? What happens is you will be shown 60 words one after the other. ठीक है? It will stay on the screen for 15 seconds. ठीक है ना? हाँ शायना पूछो. You can speak. Sir, I want to ask, like, अगर story में we are female, तो we have to make female the main hero ना. If there is जनरली no आपके उसमें ना female आप in जब the एसएसबी में picture. जाओगे आपको फीमेल लीड्स के वो देंगे. ठीक है ना? Okay, You will sir. get images in which there will be a female lead generally. ठीक है? अब क्या है कि नेट पे आपको जो जनरली अवेलेबल होते हैं they are all male centric. ठीक है? जनरली Yes, sir. फीमेल सेंट्रिक उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते. सो इन दैट केस लड़कियों को दिक्कत आती है प्रिपेयर करने में. ठीक है? सो आई हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस व्हिच आर फीमेल सेंट्रिक. ठीक है? वी जनरली यूज इट इन आवर कोर्स. जो हम लोग कोर्स करवा रहे हैं ना एसएसबी 360 का, उसमें हम लोग Yes, फीमेल sir. के लिए सिर्फ फीमेल सेंट्रिक इमेजेस ही देते हैं. फीमेल सेंट्रिक इनफैक्ट ये भी देते हैं, क्या बोलते हैं, एसआरटीज. एसआरटीज आर आल्सो डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल. ठीक है? सो वी आर गिविंग फीमेल बेस्ड क्या बोलते हैं एसआरटीज ओवर देयर. ठीक है ना? तो वहां पे आपको वो चीज Okay. दिक्कत वो फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है? Thank you, sir. बट इन केस मान लो, इन केस चलो मान लिया कि आप मेल हो और फीमेल का आ गया, फीमेल हो या मेल का आ गया, तो आप सिर्फ उसमें क्या करना कि अपने एज का कोई बंदा ढूंढना और आप मेल को अपना हीरो बना लेना. इसलिए जनरली ऐसा नहीं होता कि मेल की थिंकिंग और फीमेल की थिंकिंग अलग होती है. दैट इज व्हाई इन मैक्सिमम केसेस दे विल गिव यू अ फीमेल सेंट्रिक इमेज. बट फिर भी एक आध केस में, चलो एक आध स्टोरी में आप एक आध इमेज में आ गया तो आप बना सकते हो. ठीक है ना? तो आप उसको मैं बाहर से मत ले आना. डू नॉट गेट द मेन कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड इन सच केस. अगर आपको अपने एज का कोई मेल कैरेक्टर दिख रहा है तो. क्लियर है ये? ओके. ठीक है. So now we are discussing about WAT. So what happens in WAT? You will be given 60 words, 15 seconds for each word. One OLQ will be addressed by 4 words. ठीक है ना? इसीलिए ये कितने हो गए? 15 OLQs है. 15 into 4 करोगे तो 60 हो जाएंगे. So एक एक OLQ के ऊपर 4-4 वर्ड होते हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे. It will be jumbled in such a way that you will not be able to recognize कि कौन सा वर्ड किस चीज के लिए दिया जा रहा है. ठीक है ना? नाउ दिस वर्ड्स आर जनरली ऑफ पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर और न्यूट्रल नेचर. अब जैसे नेगेटिव नेचर का आपको चीटिंग दिख रहा है, मर्डर दिख रहा है. ठीक है ना? पॉजिटिव नेचर का आपको लव दिख रहा है और न्यूट्रल नेचर का आपको जो है यहाँ पे हेडमास्टर और क्लासमेट दिख रहा है. ठीक है? सो दिस आर द नेचर्स ऑफ द वर्ड्स दैट विल बी गिवन टू यू. ठीक है ना? यू नीड टू राइट डाउन योर फर्स्ट थॉट आफ्टर सीइंग द वर्ड्स. जो भी आपका फर्स्ट थॉट आता है, क्योंकि 15 सेकंड में आप वही कर पाओगे. यू कैन यूज द वर्ड इन इट्स एनी फॉर्म. जैसे कि लव है तो लव का लविंग बना सकते हो, चीटिंग का चीट बना सकते हो. ठीक है? मर्डर का मर्डरर बना सकते हो. ठीक है? हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस बना सकते हो. क्लासमेट का क्लासमेट्स बना सकते हो, सिंगल को प्लूरल बना लो. तो यू कैन चेंज इट टू एनी काइंड ऑफ फॉर्म. सिमिलरली यू माइट ऑल्सो स्किप द होल वर्ड. ठीक है? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्लासमेट है, तो क्लासमेट से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता मान लो कि बैचमेट बना दिया आपने. ठीक है? जनरली ऑल द बैचमेट्स मीट वंस अ मंथ टू सेलिब्रेट अ पार्टी. अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, ऑल बैचमेट सेलिब्रेट अ पार्टी वंस अ मंथ, ऐसा कुछ लिख दिया, तो क्लासमेट बैचमेट सेम थिंग. सो ये अलाउड है. So if you skip the whole word, but you bring in some other word which has the same essence, that can be used. Generally मैं नहीं करता था क्योंकि वो सोचने में ज्यादा दिमाग जाता है. 15 सेकंड में यार आप जो सामने देख रहे हो उसी को लिखना आसान होता है. बट ये अलाउड है. ठीक है ना? अगर आप उस वर्ड को एग्जैक्टली नहीं लिख रहे हो, उससे मिलता जुलता एसेंस वाला वर्ड लिख रहे हो, दैट इज ओके, दैट विल बी फाइन. ठीक है ना? Now what are the common mistakes that we generally do? अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो ऐसे वर्ड्स जैसे कि आई, वी, आर, ही, शी, दे, वन, ये सारे जो वर्ड्स है ये सब सेल्फ सेंट्रिक वर्ड है. आई लव गोइंग फॉर ट्रेकिंग, मान लो वर्ड दिया है ट्रेकिंग, आई लव गोइंग फॉर ट्रेकिंग. वी गो फॉर ट्रेकिंग. ठीक है ना? देन आर क्लास इज द बेस्ट. ठीक है? क्लास का दिया हुआ है, मान लो वर्ड इज क्लास, आर क्लास इज द बेस्ट. ऑल दिस विल सो सेल्फ सेंट्रिक. तो आप इस मेंढक की तरह दिखोगे. ठीक है ना? एंड फिर साइक ये बोलेगा, ओ यस, लेट्स जस्ट इग्नोर एवरीथिंग आई सेड, लेट्स टॉक मोर एंड मोर अबाउट यू.
So it will be considered as self-obsessed person. ठीक है ना? Next, you must using words like must, should, could, ought to. अगर आप ये सारे words use कर रहे हो तो आप free advice देने वाले इंसान हो. ठीक है, फ्री में जो है सबको यहाँ वहाँ एडवाइस देते फिरते हो. ठीक है ना? तो ये जो है रैंचो की तरह हो जाएगा, मैं आपको थोड़ी फ्री एडवाइस दे दूं और साइक जो है ये ऐसा इशारा करके आप डायलॉग्स इमेजिन कर ही सकते हो क्या बोलेगा. ठीक है, यू कैन इमेजिन द डायलॉग दैट ही विल गिव यू आफ्टर दिस. ठीक है, सो दिस टू आर हाईली नेगेटिव, नेवर डू. कभी मत करना ये साइक में. पहले दोनों ये सारे वर्ड्स, ठीक है, जिसमें आप किसी को सजेशन दे रहे हो या कोई ओपिनियन दे रहे हो, वो सब नहीं चाहिए. और आप ये आई वी शी ये सब यूज कर रहे हो, ये भी नहीं चाहिए. देन यूजिंग ट्राई, विल और एनी अदर काइंड ऑफ वर्ड जो कि अनसर्टन दिखाता है आपका बिहेवियर. ठीक है, कि क्या बोलते हैं, पीपल ट्राई एंड बिकम गुड फ्रेंड्स. ठीक है, या पीपल ट्राई टू टॉक टू मी एंड आई मेक देम लाफ, ऐसा कुछ आपने लिख दिया, मान लो ट्राई व्राई से कुछ भी. ठीक है, अच्छा बना नहीं सेंटेंस एनीवेज. ठीक है, ट्राई, विल, ये सारे जो वर्ड्स है ये सब अनसर्टेनिटी दिखाते हैं, विच मीन्स यू आर अ कंफ्यूज्ड पर्सन. आपके सेंटेंस में कहीं पे भी ट्राई, विल ये सब नहीं आना चाहिए. ये सब कंफ्यूजन दिखाएगा. द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड. ठीक है, देन ब्लेमिंग अदर्स, नहीं ये फोर्थ मिस हो गया ना. नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे टीचर बीट स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क. मान लो टीचर के ऊपर सेंटेंस दिया था, तो टीचर बीट स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, क्या ये हाईली नेगेटिव सेंटेंस है. ब्लेमिंग अदर्स, गवर्नमेंट डज नॉट बॉदर अबाउट क्लीनलीनेस. मान लो क्लीनलीनेस के ऊपर कोई सेंटेंस दिया है या क्लीन बोला हुआ है, तो यू आर ब्लेमिंग समवन. अगेन यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि दूसरों के ऊपर हमेशा थोप देता है. यूजिंग ऑपोजिट्स लाइक बीइंग एक्टिव रिमूव्स लेजीनेस. अब देखो, एक्टिव और लेजीनेस दिस आर ऑपोजिट क्वालिटीज ऑफ ईच अदर. ठीक है ना? तो ये ऑपोजिट्स नहीं यूज करने. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव बैड हैबिट्स वी शुड डू गुड हैबिट्स और वी शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट्स. नेवर यूज ऑपोजिट्स, इससे कोई क्वालिटी बाहर नहीं आती. ठीक है ना? उसके बाद यूजिंग ओनली फैक्चुअल सेंटेंसेस. फैक्चुअल सेंटेंसेस जैसे कि कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, इंडिया इज अ ईस्टर्न कंट्री और इंडिया बिलोंग्स टू एशिया, समथिंग लाइक दिस, दे आर ऑल फैक्चुअल. ठीक है, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947. इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू विन इंडिपेंडेंस इन 1971. दिस आर ऑल फैक्चुअल सेंटेंसेस. कारगिल वॉर हैपेंड इन 1999. ये सब फैक्चुअल है, इससे कोई क्वालिटी बाहर नहीं आएगी. सिमिलरली राइटिंग प्रोवर्ब्स. ठीक है, प्रोवर्ब लिख रहे हो तो अगेन इससे भी कोई क्वालिटी बाहर नहीं आएगी. सो आपको साइक कैसे जज करेगा इनके बेसिस पे. सो इफ यू आर राइटिंग दिस पहले वाला ये आई वी ये सब, सो यू आर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, सिंपल. ठीक है, देन सेकेंड वाला जो है, यू कीप गिविंग फ्री एडवाइसेस लाइक रैंचो. ठीक है, देन इफ यू आर यूजिंग ट्राई, वी और ये सारे वर्ड्स, देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हो. नेगेटिव सेंटेंस, दुखी इंसान हो, हटाओ इसको. ठीक है ना? फिर ब्लेमिंग अदर्स, कंप्लेन बॉक्स से बंदा, हटाओ इसको. ठीक है, राइटिंग ऑपोजिट्स, मतलब ये क्या है कि ज्यादा चालाक बन रहा है. ठीक है, क्योंकि क्या है कि इसका मतलब एक्टिव बोला है, लेजी कर दो. ठीक है, गुड बोला है, बैड कर दो. चालाक बन रहा है, निकालो इसको. ठीक है, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल सेंटेंसेस दोगे, ज्ञानी इंसान आ गया इधर, इसको विधायक होना चाहिए था, फौजी नहीं, निकालो इसको. ठीक है, और अगर आप प्रोवर्ब्स वगैरह ये सब यूज करोगे, अरे वाह वाह, शायरी वाला बंदा आ गया, नोबेल प्राइज दे दो इसको लिटरेचर के लिए. फौज में क्या काम करेगा ये. फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस, टीचर बीट स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क. नेगेटिव सेंटेंस है, इंसान इज वेरी वेरी दुखी. आई डोंट नो हिंदी, अरे लर्न हिंदी, यू विल फेस प्रॉब्लम देयर. ठीक है, यू विल फेस प्रॉब्लम ओवर देयर इफ यू कीप सेइंग कि मेरे को हिंदी नहीं आती. फौज में कैसे काम करोगे? नॉर्थ में डाल देंगे आपको. विल बी पुट इन नॉर्थ, व्हाट विल यू डू देयर. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज यू आर वेरी वेरी नेगेटिव पर्सन हु इज हैविंग नेगेटिव थॉट्स. ठीक है, now next comes to situation reaction test. So in situation reaction test, again you will be given 60 words in a booklet, 60 situations in a booklet, and you have to solve all those in 30 minutes. हर एक situation को आपको जो है 30 minutes के अंदर ही पूरा करना है. Again the same thing, one OLQ will reflect 4 situation, which will be jumbled up. ठीक है, situation will be based on everyday problem, like misunderstanding हो रही है दोस्तों के बीच में, family members के बीच में, accident हो गया है कोई रोड पे, या कोई बलगर हो गया है, आप ट्रेन से कहीं जा रहे थे, वहां पे आपका सामान चोरी हो गया है. ठीक है, दिस काइंड ऑफ, या सिचुएशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, क्या करोगे. जैसे यू हैव योर एसएसबी ऑन दैट डे
ऑन द सेम डे एमएनसी ने आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है और आपके दोस्त की शादी भी है उसी दिन, तो दिस कॉल्ड एज सिचुएशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ये देखा जा रहा है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो करता है आपका। देन यू नीड टू राइट डाउन द फर्स्ट रिएक्शन दैट कम्स टू योर माइंड। ये सब पढ़ के वॉट एवर कम्स टू योर माइंड यू विल राइट दैट। देयर आर नो राइट्स एंड रॉन्ग्स इन दिस, कोई भी सही कोई भी गलत नहीं है। हेंस यही रीजन है कि इसको पूरा पढ़ा नहीं जाता। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिस भी चीज में उनको डाउट रहेगा दे विल गो टू दैट स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिचुएशन एंड दे विल चेक योर रिएक्शन ओवर दैट, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिएक्शंस देखे जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद दिस टेस्ट नॉट ओनली चेक्स योर OLQs बट योर मेंटल स्टेमिना ऑल्सो, क्योंकि जिस इंसान का मेंटल स्टेमिना खराब होगा वो 30 से 35 से ज्यादा सिचुएशन नहीं कर पाएगा 30 मिनट्स में। जिसका मेंटल स्टेमिना ज्यादा होगा वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा। और ऐसा देखा जाता है कि इफ अ पर्सन इज ऑफ वेरी गुड मेंटल स्टेमिना दे कैन रीच 45 इजीली। 45 के नीचे अगर कोई भी है इसका मेंटल स्टेमिना खराब है। ये क्लियर स्टेटमेंट होता है। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस लिखे हैं, ठीक है ना, ये सब नहीं देखा जाएगा। एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, द पर्सन्स मेंटल स्टेमिना इज लो। क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर आप 30, 35, 40 तक कर रहे हो इसका मतलब आपका मेंटल स्टेमिना लो पता चलने वाला है। 45 इज द साइंटिफिक नंबर दैट दे हैव फाउंड, ठीक है। और 45 में क्या होता है कि चलो 4 नहीं, कम से कम एक एक OLQ के ऊपर 3 सिचुएशन आपने लिख दिए होंगे, ठीक है ना। अगर आप 60 पूरे करते हो तो एक OLQ के ऊपर आप 4 लिख रहे हो, 45 करते हो तो एटलीस्ट 3 तो लिख रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। 45 से ऊपर जितना भी कर रहे हो आपका बोनस है, 45 से नीचे करोगे मेंटल स्टेमिना लो बता दिया जाएगा। क्लियर है। नाउ दिस आर द काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच विल बी गिवन। जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये सब मेल वाले हैं, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये सब फीमेल वाले हैं नीचे जो है, ठीक है। तो जैसे मेल वाले हिज फादर वाज ailing since long, needed special treatment but they were already short of money, so what he will do। अब देखो यहाँ पे ना दुख भरी दास्तान नहीं लिखनी है। he will go ask for money from neighbors, if they don't give he will go to the second neighbor and ask from them, get the money, get him treated, and they will work, then the person will work overtime, get the money, return it to the neighbors। इतना नहीं लिखना है, महाभारत नहीं चाहिए। what is the immediate response that you will do? start earning, start overnight work, earn money, ठीक है, pay the bills, क्या बोलते हैं, then take care of father। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में आपको कॉमा डाल डाल के एक्शंस लिखने हैं बस। डू नॉट राइट सेंटेंसेस, जस्ट राइट एक्शंस बाय यूजिंग कॉमास। स्टार्टेड अर्निंग बाय वर्किंग ओवरटाइम, पेड द बिल्स, टुक केयर ऑफ फादर। 3 एक्शंस दिखाए, काम खत्म हो गया। फ्रेंडली डिस्कशन टुक हीटेड टर्न एंड he calmed down, explained his point logically, convinced friend, ठीक है, calm them down, explain point logically, convince friend। so these are the 3 actions that you will be showing। कितना में, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, it will not take much time, ठीक है। when he had just done his BSc first division he was still without job, one of his equally penniless friend needed coaching, ठीक है ना, तो he started teaching him, ठीक है, for free, then both of them applied for job, got job, helped his friend to learn their things। खत्म, फ्री में कोचिंग दिया, दोनों ने जॉब ढूंढा, जॉब में भी अपने दोस्त को हेल्प किया जितना हो सकता था। 3 एक्शंस काफी होते हैं, मैं जनरली 3 से ज्यादा कभी नहीं दिखाता था। These are the immediate reactions that comes to your mind। if you want you can frame a whole story। he started teaching because he did not have money, ठीक है, then he also helped him financially। ये सेंटेंसेस लिखोगे ना वहां पे दुख भरी दास्ता कोई नहीं पढ़ने वाला ऐसे भी, और आप आगे के सब मिस कर जाओगे फिर। द टाइम विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू राइट द फर्दर डिटेल्स। समझ में आ रही बात, तो दुख भरी दास्ता नहीं लिखनी है। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट कॉमनली हैपेंस हियर? सो दिस आर द मिस्टेक्स, ठीक है। इफ द सेंटेंसेस आर टू लॉन्ग यू गेट इनटू माइक्रो एक्शंस, लाइक मान लो ड्रॉट सिचुएशन हैव ड्रॉट कंडीशन वाज प्रिवेलिंग इन हिज विलेज, so he goes to sarpanch and talk to them about conservation of water, then he makes people aware of the rainwater harvesting, then he goes to the water tanker company and then arranges water for the whole village। साइक के आंसू आ जाएंगे ऊपर पढ़ते पढ़ते, क्या बात है, क्या सोचता है। do you think you will be able to complete if you write this long? 60 में 60 सिचुएशन कर पाओगे? नहीं होगा कभी, so इतने बड़े कभी लिखना ही नहीं है। you should write in short by using commas, ठीक है। Now not showing immediate actions but future actions। अगर आप ये लिखते हो तो आप wishful person हो। he is having wishful ideas।
ठीक है। देन रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन से भागते हो, ठीक है। ही हैड रिसेंटली जॉइन्ड एन एक्टिव यूनिट एंड ही फेल्ट दैट ही वाज गिवन टू मच वर्क। क्या लिखा? लेफ्ट कंपनी, जॉइन न्यू वन, वर्क हैप्पीली। ठीक है, तो साइक तो भाई ताली हो जाएगा, क्या बात है, वेल डन। ठीक है ना, आर्मी में भी यही करोगे आप जाकर, कभी काम ज्यादा दे दिया आर्मी छोड़ दोगे, समझ आ रही बात? तो ये हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, जो सिचुएशन से भाग जाते हैं, भगौड़े नहीं चाहिए हमें, राइट। मेंटल स्टेमिना, डिटर्मिनेशन, करेज, सब कुछ लो हो जाएगा अगर आप ऐसे भागोगे तो। सो दिस आर द सम ऑफ द SRTs दैट वी जनरली सी, और ये कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द फाइनल टेस्ट दैट इज SDT. सो इन दिस टेस्ट you have to write about yourself from the perspective of your parents, teachers या employer, friend या colleague, and your own point of view and the things that you need to improve in yourself. ठीक है ना, you will be given 15 minutes and you have to write 5 paragraphs for that. That is 1 paragraph on each of this. ये 5 points पे आपको एक paragraph लिखना है. Now in this test, already the assessment has been done. Now he just wants to confirm whether you know yourself or no. आपको अपने strength weaknesses पता है कि नहीं. If this qualities matches with his assessment, that means your trainability is high. If it does not matches, your trainability is low. ठीक है ना, हरी बात समझ में? This is the only purpose. Now इसमें भी गलतियां होती है. What are the common mistakes? Writing about qualities that you don't have because you have already ratified from somewhere. ठीक है, आप कहीं से ये सारे क्वालिटीज निकाल कर जाओगे कोई किताब वगैरह से और उधर लिखोगे, देन आफ्टर राइटिंग ऑल दिस फिक्शनल क्वालिटीज दे विल रीड दैट, क्योंकि उन लोगों ने अभी आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता कर लिए, हंसेगा बैठ के वो ऐसे, समझा रही बात? यू विल जनरली लाफ लाइक दिस बाय रीडिंग योर फिक्शनल क्वालिटीज, देन द क्वालिटीज दैट यू हैव यू सॉ इन समवन एल्स एंड यू राइट इट इन SDT. ठीक है ना, आपने किसी और में ये क्वालिटीज देखी, किसी और ने बहुत अच्छे SDT लिखे हैं, आपने उसको चेप लिया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये लास्ट वाला ये बहुत अच्छा है, अपन को भी करने का है, ठीक है, एंड यू डू दिस एंड द साइक्स रिएक्शन विल बी दिस, ठीक है। देन ऑल पॉजिटिव्स, और कोई नेगेटिव है ही नहीं उसमें, ठीक है, यू हैव नो नेगेटिव क्वालिटी, सब आपने पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिख रखा है अपने बारे में। टीचर भी पॉजिटिव बोल रहा है, फ्रेंड्स भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी पॉजिटिव बोल रहे हो, आप अपने बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो, थिंग्स टू चेंज नथिंग, ठीक है। तो साइक तो बोलेगा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, जिस तरह मैंने निकाला है, तू तो देव मानुस निकला रे, ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ द साइक इफ यू डू समथिंग लाइक दैट. मार्किंग अप FDT फ्रॉम सम बुक एंड यू एग्जैगरेट ओवर देयर, ठीक है, हाँ मालूम है, चल बाप को मत सिखा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू एंड अप डूइंग ओवर देयर. तो ये नहीं करना है, आपको अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज के ऊपर अपना SDT प्रिपेयर करना है, ठीक है। लायर कैंडिडेट नहीं चाहिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस हाई होना चाहिए, इनिशिएटिव होनी चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए, ट्रेनेबल होना चाहिए बंदा, और ट्रेनेबल होने के लिए उसको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर SDT. एनी डाउट्स ओवर हियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, नाउ हाउ कैन यू मेक योर साइक बेटर? आप अपना साइक अच्छा बना सकते हो क्या? तो शॉर्ट आंसर इज यू कैन ओनली मेक योरसेल्फ बेटर. साइक टेस्ट विल ऑलरेडी रिफ्लेक्ट इफ यू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है। अगर आप अपने आप को अच्छा बनाते हो, साइक टेस्ट में अपने आप दिखने वाला है. नाउ हाउ कैन वी मेक आवरसेल्व्स बेटर? नाउ सी द लीडर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज वीकनेस बताने से रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? इफ इट इज एन OLQ तो वो तो अपने को सोचकर बताना है, ठीक है। अगर आपके कोर क्वालिटी में दिक्कत है और आपको पता है तो उसको सुधार लो, ठीक है ना। और अगर आसपास के छोटे मोटे चीज में, जैसे कि आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो या आप थोड़े बहुत केयरलेस हो, तो चल जाता है, इट डज नॉट पुट मच इफेक्ट ऑन योर OLQ, ठीक है ना। या थोड़ा बहुत भूल जाते हो चीजों को, हाँ, तो लो सेल्फ एस्टीम तो ये मत लिख देना ना, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक. और अगर आपको लगता है कि लो सेल्फ एस्टीम है और आपको पता भी है, तो आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू देन. स्टैमिना, देखो फिजिकल फिटनेस तो जनरली हर कोई लिख के ही आता है, स्टैमिना इज लो, वो बढ़ जाएगा बिकॉज वी सॉ कि इट इज अ हाईली ट्रेनेबल क्वालिटी, इट इज फाइन, ठीक है। सो लो सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू नो, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट, क्योंकि वो वहां पे नहीं चलेगा. लिख दोगे तो ऐसे भी उनको पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लिख रही हो तभी उनको पता चल रहा है, दे विल कम टू नो एनी हाउ,
Their convincing power is less, ability to influence group is less. So it's bad, the core quality. ठीक है ना? That means your self confidence is also less. You आप दूसरों को कन्विंस कर रहे हो बट कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, ऐसा है. सो देखो अब ऐसा है, यहाँ पे देख लो. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर. वन, जो कि सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं बाय बर्थ या पेरेंशियल इन्फ्लुएंस. घर में उनका वो ऐसा रहता है, एटमोसफियर ऐसा रहता है कि वो इजीली जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं लीडरशिप, और उनके अंदर वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है. दिस सेल्फ मेड. ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड लीडर से. ये सेकेंड, बाय ट्रेनिंग अंडर अ लीडर एंड अडॉप्टिंग द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर. ये है, एक इंसान बन सकता है. ना व्हाट मेक्स अ लीडर, पहले तो लीडर के क्वालिटीज देखो, वो लीडर क्यों है. ठीक है ना. प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर इज द वे ऑफ थिंकिंग. लीडर थिंक्स ऑफ द पॉसिबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड अचीव टारगेट्स ऑन हिज ओन. वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता है और कोई भी चीज को जल्दी से अपने आप ही अचीव करने की सोचता है. Whereas a follower always waits for someone to solve the problem or someone to do for him. ठीक है ना. Many a times a follower might think of solving the problem on his own, but does not get the right idea to do so. वो कई बार खुद सोचता होगा पर उसको सही तरीका पता ही नहीं चलता. जैसे कि आप लोग कई बार बोलते हो ना कि सर यार ये इमेज दे दिया, इसका थीम क्या हो सकता है. जितने भी लोग डाउट ग्रुप पे चाहे मेन ग्रुप पे ये पूछते हैं ना कि ये थीम देने के बाद गाइस एनी आइडिया, दैट मीन्स यू आर अ फॉलोअर एंड नॉट अ लीडर. ये क्लियर इंडिकेशन है इस चीज का. लीडर विल ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट सम और द अदर वे एंड कंप्लीट द टास्क. Follower will always depend on someone else. As soon as you ask for the idea from someone else in psych, that means you come to know you are a follower. If you want to become a leader, you need to learn. You are not by default a leader then. ये पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट है. ठीक है ना. अगर आपको अपने आप से आइडियाज नहीं आते हैं, आपको पूछना पड़ता है, तो आपको सीखना पड़ता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब इशू है कि आधे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि सर मैं लीडर नहीं हूँ. किसने बोला मैं लीडर हूँ? मेरे अंदर झांसी की रानी है. कैसे बोल सकते हो सर मैं लीडर नहीं हूँ? तो नहीं हो तो नहीं हो यार. अब बन सकते हो तो नहीं बनना चाहते हो तो अलग बात है. ठीक है ना. नाउ 20% कम अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, जो सेल्फ मेड होते हैं. 80% कम अंडर द सेकेंड कैटेगरी. एंड इसीलिए किसी भी कंपनी में यही हायरार्की होती है. यू आर टेकन इन द इनिशियल पोजिशन. धीरे धीरे एज यू गेन नॉलेज, एज यू आर ट्रेन्ड अंडर द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स, धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलकर आप ऊपर जाते हो हायरार्की में. यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट होता है. बिकॉज बाय डिफॉल्ट दे ट्रीट यू एज कि आप लीडर नहीं हो. बट फौज में ये नहीं चलता. फौज में है कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप ऑफिसर में भले ही लेफ्टिनेंट बनो, आपके ऊपर लोग है, बट लेफ्टिनेंट बनने के लिए भी आपके अंदर कुछ तो लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए. तो आज के डेट पे अगर आप जीरो हो तो आप नहीं बन पाओगे. हरी बात समझ में. तो आपको अगर वहां तक जाना है, यू नीड टू गेट ट्रेन. ठीक है ना. सो इफ अ फॉलोअर क्लोजली ऑब्जर्व्स अ लीडर, अंडरस्टैंड्स हिज वे ऑफ थिंकिंग, ही कैन आल्सो बिकम अ लीडर हिमसेल्फ. ठीक है. बट सबसे पहला है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई मैं नहीं हूँ लीडर, मेरे को बनना है. जितने लोग वो इसके जल्दी कर लेते हैं वो जल्दी बनते हैं. जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जो मानते हैं यार नहीं नहीं मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, पड़े रहो फिर. ठीक है ना. नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू. वी आर हैविंग दिस फ्री सेशंस एंड वी आर आल्सो इनवाइटिंग यू ईच एंड एवरीवन. अभी भी देखो 10 लोग आए थे स्टार्टिंग में, 29 तक था, 10 लोग छोड़ गए. ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली शोइंग कि इधर यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, इधर यू आर अरे यार पका रहा है फालतू में, क्या बक रहा है पता नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा तो एसएसबी खत्म भी हो गया. ठीक है. आई हैव नथिंग टू डू. So here we are having free sessions for you. We are helping you practice on the themes, giving you some kind of ideas to do, and telling you what are the negatives that you are showing and to avoid those. Sometimes a person having all OLQs still does not get recommended. Why? Because वहां पे 5 दिन के अंदर जज किया जा रहा है. अब मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ. मैं बहुत जल्दी दोस्त बना देता हूँ. ठीक है ना. बट इन माई फर्स्ट एसएसबी, जब मैं पहली बार गया था, वहां पे उस एसएसबी में मेरे को केवल एक इंसान ने कमांड टास्क के लिए बुलाया था. अब मेरे को इतना पता है कि अगर एक इंसान बुला रहा है मतलब उन्होंने मेरा कोऑपरेशन जो है बहुत डाउन कर दिया होगा, इसके दोस्त नहीं बनते. बट मैं अपने आप को जानता हूँ यार मेरे बहुत दोस्त बनते हैं. नाउ दे हैव जस्ट सीन मी फॉर 5 days. ठीक है ना. तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार ये भी है कि आपके अंदर भले ही हो सकता है कि सारे OLQs हो, बट आप उसको सही तरीके से वहां पे पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो, और आपको वो लोग सिर्फ 5 ही दिन में जज कर रहे हैं. आपके घर आकर नहीं देखने वाले कि आप कितने अच्छे हो.
सो समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू पोर्ट्रे आवरसेल्व्स, जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकाल कर लाए कैसे, ऐसा क्या करे जिससे वो बाहर आएगा, ठीक है। सो विथ अस यू कैन लर्न टू प्रेजेंट योरसेल्फ आल्सो, गेट आवर फीडबैक्स, इंप्रूव ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, participate in the group by writing TAT, WAT, SRT and get reviews on that as well. Those who have stage fear, we are giving a platform where we are conducting our क्या बोलते हैं free classes on Saturdays and Sundays and Wednesdays. Come at 9:45 and you will be getting a क्या बोलते हैं platform to talk to the others. ठीक है, you can come and speak to others and increase your confidence level. Those who are from Hindi background, that's a great opportunity for coming and participating here and speaking English. This will be a great platform for elevating your English speaking skills. ठीक है, then some free general awareness and free current affairs and international relationship lectures will also be there. अब जैसे देखो परसों को संडे को मैंने जो लिंक शेयर किया था, एक मेघना आई थी उसमें, एक जागृति अगर तुरंत चली गई थी, और मेरे ख्याल से 1-2 और लोग आए थे, ठीक है ना। हार्डली 3 to 4 people had joined in a group of 400. अब आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है ना सीखने की, तो हम कितना भी कुछ कर ले नहीं कर पाएंगे आपके लिए, फिर आप पूरे दिन हमारे पीछे पड़े रहते हो। दिस इज ऑल्सो ट्रू, सर रिव्यू, सर रिव्यू, सर रिव्यू। अब जब आपके लिए कुछ किया जाता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, तो आपके लिए सब फ्री में मिल रहा है, इसका लाभ उठाओ, आप ही के काम आएगा, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द फीडबैक्स दैट वी हैव गॉट। एक प्रभात है जो कि स्क्रीनिंग हो गया था इसने पहले अटेम्प्ट में, एक मनुश्री हैज आल्सो गिवन गुड रिव्यू अबाउट अस, थैंक यू बोथ ऑफ यू, ठीक है। देन आदित्य मुडगल गॉट रिकमेंडेड, ठीक है, he had participated in those sessions. So many more to come. You do with us, you learn, you can excel. हमारे लिए नहीं है ये, ठीक है ना। In case you need more detailed guidance, कि अब आप चाहते हो कि हम आपके अंदर झांक कर देखें और आपको गलतियां बताएं और चीजें करें, so that is not possible at a group level. अगर आप ग्रुप लेवल पे हो, 400 लोग हैं, इसके बीच में आपका इंडिविजुअल देखना उतना पॉसिबल नहीं है। In that case, I would suggest you come. We are having a course of 15 days, ठीक है ना, ऑनलाइन कोर्स होगा 15 डेज का। ये डे वाइज पूरा चीज लिखा हुआ है कि किस दिन क्या होगा। पहले दिन आओगे, आपको पूरा मैथमेटिक्स बताया जाएगा कि आपकी मार्किंग कैसे होती है। ये जो मैंने आपको बताया कोर क्वालिटीज और लेस ट्रेनेबल, हाईली ट्रेनेबल, इनको एनालाइज कैसे करते हैं, व्हाट आर द मार्किंग्स फॉर ईच क्वालिटी, एग्जैक्ट मार्किंग क्या है वो बता सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली कौन सा एसेसर कितने कितने मार्क्स अपने हाथ में रखता है, कॉन्फ्रेंस के मार्क्स कैसे होते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर, मार्किंग सिस्टम एंड एवरीथिंग। देन हाउ टू मेक योर PIQ लुक गुड, ठीक है, PIQ जो है इसको अच्छा कैसे बनाया जाए, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर डूइंग इन द लेक्चर। देन ब्रीफिंग अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपको मैंने बताया वो तो बताया ही, देयर आर मेनी थिंग्स और मेनी प्रैक्टिस सेशंस दैट वी आर कंडक्टिंग इन द 15 days प्रोसेस, दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस थिंग। आज आपको मैंने इनफैक्ट काफी सारी चीजें बता दी है, बट इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीख सकते हो। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा और डेफिनेटली इट कैन नॉट बी डन इन अ ग्रुप लेवल, ठीक है। ब्रीफिंग फॉर PPDT एंड हाउ टू इम्प्रूव योर परसेप्शन, दिस इज द मेन थिंग, कि आपको ऐसे कौन कौन से बारीकियां देखने चाहिए जिससे आपका परसेप्शन इंप्रूव होगा, स्टोरी राइटिंग इंप्रूव होगी, इसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली काम करते हैं। देन यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट PPDT सेशन, ठीक है। देन योर साइक टेस्ट की ब्रीफिंग, TAT की क्लास, व्हाट आर द वेरियस इमेजेस एंड पॉसिबल आइडियाज, हम भी शेयर करेंगे, आपसे भी लेंगे। एक एक स्टोरी के ऊपर 3-3, 4-4 स्टोरीज बनाएंगे एक एक इमेज के ऊपर, एंड देन विल हैव अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ योर TAT। देन डे 5 पे आपका WAT होगा, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग विद अ टाइमर। अब जैसे ग्रुप पे क्या है कि हम इमेज भेजते हैं, अब उसको 4 मिनट में लिख रहे हो, 10 मिनट में लिख रहे हो, 1 घंटे में लिख रहे हो, हमें क्या पता, और आपको भी नहीं पता, और आपको कोई प्रेशर भी नहीं है उसके लिए। But when you are doing it in class or in the session, we are having a specific time limit, 30 seconds for image, 4 minutes for writing, and एक के बाद एक आता रहेगा। तो most of the time what I see is, जब 10 से 15 स्टोरी आप लिख लेते हो ना लगातार, आपका मेंटल स्टेमिना पता चल जाता है। स्टार्टिंग की स्टोरीज अच्छी है, धीरे धीरे स्टोरी का लेवल कम होता रहता है, मतलब मेंटल स्टेमिना में दिक्कत है। सो दिस विल बी डन ओनली एट अ इंडिविजुअल लेवल। अब हर किसी को तो मैं कैसे करवाऊंगा इसको, तो दैट इज वाई इफ यू नीड मोर डिटेल गाइडेंस, इफ यू थिंक कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा तो आपकी इच्छा, फ्री वाले अटेंड करो, हो जाएगा। इफ यू थिंक कि आपको नहीं और ऐसे डिटेल में गाइडेंस चाहिए, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू, ठीक है। देन डे 6 पे SRT होगा, सेम थिंग, वी विल बी प्रैक्टिसिंग विद टाइमर, ठीक है। SDT की क्लास होगी, SDT की क्लास में भी हम लोग अगेन विल बी गोइंग थ्रू। अब देखो ये मैंने जैसे कहा ना, रटाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, SDT आप अपना अपना लिखोगे और उसको फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें और क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो और क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए।
या जो चीज आपने लिखी उसका क्या बेटर वर्ड हो सकता है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है ना. एंड देन ऑन द सेम डे वी विल आल्सो हैव अ पीपीडीटी सेशन. ठीक है, दिस विल बी सेकंड पीपीडीटी सेशन. देन देयर इज द संडे. ठीक है, ये जो भी होगा ये आपका 8 डेज, दिस इज जनरली अ संडे. आपका फुल टेस्ट लिया जाएगा, 2 घंटे का पूरा साइक टेस्ट होगा जिसमें सारे 12 इमेजेस, 60 वर्ड्स, 60 एसआरटीज एंड एसडीटी, पूरा का पूरा. दिस विल बी योर फर्स्ट साइक टेस्ट. सेम ऑन द सेम डे विल आल्सो हैव योर मॉक इंटरव्यू 1. ये आपका एकदम रॉ इंटरव्यू, आप जो हो वो हम देखेंगे. ठीक है ना. आप आपको कुछ कुछ नहीं बताया हमने इंटरव्यू के बारे में. वी विल सी यू रॉ. आप आज के डेट में जाओगे तो आप क्या करोगे, एंड विल टेल यू ऑल द शॉर्टकमिंग्स. ठीक है ना. एंड ऑन द सेम डे यू विल हैव योर पीपीडीटी लाइव सेशन 3. नेक्स्ट डे जिस दिन आपका मॉक हो चुका होगा, अगले दिन हम आपकी इंटरव्यू की क्लास लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या मतलब है, कौन से क्वेश्चन से आपकी कौन सी क्वालिटी बाहर निकली, अभी आपका ओरिजिनली कौन सा क्वालिटी है और कौन से क्वालिटीज आपको डेवलप करने हैं. एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू इन द इंटरव्यू क्लास. ठीक है ना. देन नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी ऑन योर जीटीओ. जीटीओ की पूरी ब्रीफिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा. नेक्स्ट डे विल हैव अ जीपीई. जीपीई को कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इसमें भी दिक्कत आती है कि इसका लिखना कैसा है, तरीका क्या है. जीपीई की क्लास में से बताया जाएगा. देन विल हैव अ सेशन ऑन फर्स्ट लाइव सेशन ऑफ जीपी. देन सेकंड जीडी होगा इस दिन. नेक्स्ट डे यू विल बी ब्रीफ्ड अबाउट ऑल पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क एंड हाउ टू डू दोस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब स्ट्रक्चर्स तो अभी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हम लोग इमेज दिखा सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ इमेज वी विल बी गिविंग यू सम आइडियाज हाउ टू क्रॉस देम. ठीक है, टिकाना फंसाना, ठीक है, कैटिलीवर प्रिंसिपल कैसे यूज करना है, कौन से स्ट्रक्चर को देखकर कौन सी आईडी आपको क्लिक करनी चाहिए, all those things will be demonstrated to you live. Along with that, we will have practice lecturate 1. Then on 13th day, we'll have GPE session 2. Then international and ये सारे relations के ऊपर class होगी. Then practice lecturate 2. Then on 14th day, you will have a full psych test 2, mock interview 2, and PPDT. And after this, your final interview will be taken by Colonel R.K. Sinha sir, who is ex-deputy president of 19 SSB Allahabad, and he was also ex-interviewing officer. तो फाइनल इंटरव्यू जो है, देखो पहले दोनों तो मैं और अभिषेक लेंगे. ठीक है, आफ्टर आई एंड अभिषेक टेक योर इंटरव्यू, आपको हम लोग एक लेवल पे पहुंचा देंगे. उस लेवल पे पहुंचाने के बाद फाइनल इंटरव्यू आपका सर लेंगे और आपको और डिटेल में बता देंगे. सो दिस इज हाउ 15 डेज होल कोर्स हैज बीन प्लान्ड. सो दिस इज फॉर दोस्त. देखो मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आपको आना ही है, और आई एम नॉट फोर्सिंग यू. आपको लगता है कि फ्री में आपका काम हो जाएगा तो आप उसमें हो. आपको लगता है कि नहीं मेरे को यार एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए विदाउट, मतलब देखो जो लोग फ्रेशर है ना, जनरली ये उनके लिए. बिकॉज फ्रेशर कैंडिडेट इफ यू आर थिंकिंग यार नहीं मैं अपने आप को उधर पहली बार जाकर दिखाऊंगा, मान लो कि आपके अंदर काफी सारे कमी है ना, तो आप चाहे कितने भी फ्रेशर हो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे. सिंपल सी बात. ठीक है ना. हो सकता है कि आपने उन कमियों को पहचान कर उसको रेक्टिफाई करके आप चले गए, तो आपका चांस है कि आपको थोड़े बहुत गलतियों के लिए भी माफ करके ले लेंगे. जनरली उनके गलतियां माफ हो जाती है फ्रेशर में. बट अगर आपके बहुत सारे क्वालिटीज खराब है एंड यू आर गोइंग देयर जस्ट थिंकिंग यार मैं फर्स्ट टाइम जाऊँ, फ्रेश जाऊँ और वहां पे जाकर करके आओ, यू आर लूजिंग योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इसके बाद आप भले ही फर्स्ट टाइम रिपीटर हो या भले ही 10 टाइम रिपीटर हो, सेम बैच में रहने वाले हो. अरे बात समझ में. सो इफ यू लूज योर अपॉर्चुनिटी इन फ्रेशर्स बैच, यू नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी बैक इन योर लाइफ. बिकॉज आपके उसके बाद आप रिपीटर हो, फिर वो फर्स्ट टाइम हो या 10 टाइम हो बराबर है. तो अगर आपको लगता है कि आप एक लेवल पे तैयार हो चुके हो इवन दो यू आर अ फ्रेशर, देन देयर इज नो नीड फॉर यू टू टेक एनी गाइडेंस. बट इफ यू थिंक कि यार मेरे को कुछ नहीं पता, कभी देखा ही नहीं, मैं अपने आप को पहले कभी एवेल्युएट किया ही नहीं, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड कम बिफोर यू गो फॉर योर एसएसबी. ठीक है ना. और अदरवाइज यू गो टू सम कोचिंग. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ही आओ, मैं कह रहा हूँ कि आप वहां जाओ जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए. ठीक है. पहले बार जो है 30 मार्क का मत बनो जाकर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी विल बी हैविंग सेपरेट साइक असेसमेंट फॉर मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल का हम लोग सेम नहीं देंगे, ये कोई भी कोचिंग में नहीं होता. एवरी कोचिंग विल हैंड यू द सेम थिंग दैट इज गिवन फॉर अ मेल, दैट इज द सेम थिंग गिवन फॉर अ फीमेल ऑल्सो. कोई भी कोचिंग में आपको सेपरेटली इमेजेस नहीं मिलेंगे मेल एंड फीमेल के, जो कि आपको एसएसबी में मिलेंगे. तो हम लोग यहाँ पे आपको इसी बेसिस पे आपको देते हैं. ठीक है ना. देन 3 इंटरव्यूज, 2 कंप्लीट साइक टेस्ट, 4 पीपीटीटी, 2 जीपी, ये तो आपने देख लिया शेड्यूल में. अनलिमिटेड गाइडेंस ओवर अराउंड द क्लॉक. इफ यू हैव शीतल एंड Manushree and Sai, all those people are there,
नहीं मनुश्री तो नहीं, सुस्मिता तो आप लोगों को पता ही है कि whenever you are calling us, whenever you are asking time, we are doing it. ठीक है ना? So it is not that कि there is a fixed time to ask us doubts. Round the clock, whenever you feel, you can message us, call us, we will be solving your doubts. ठीक है? Assessment of your rough draft of your interview. देखो मैं ये मानता हूँ कि इंटरव्यू आप जो बोलने वाले हो वो आपको एक बार लिखना चाहिए, और मैंने इन सबको लिखवाया है जो मेरे पास एक बार पढ़ चुके हैं, मैंने इन सबको इनका इंटरव्यू लिखवाया है। ठीक है, बाकायदा 4 पेज 5 पेज 10 पेज जितना भी पेज हुआ मैंने उनको पूरा लिखवाया है, और उसको पूरा चेक किया है मैंने कि आप इस जगह पे यार ये वाला मत बोलो, ये क्वेश्चन पे ये चीज बोलो, ये चीज मत बोलो। So I've gone through their rough draft of interview as well before taking their final interview, and this is what helps. और कर्नल आर.के. सिन्हा सर ने मेरा ऐसे ही किया था। ठीक है ना? आई हैव ऑल्सो मतलब मेरा जो इंटरव्यू इम्प्रूव हुआ था वो सिन्हा सर के वजह से हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम फॉलोइंग व्हाट ही डिड। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो लेटिंग हिम टेक योर फाइनल इंटरव्यू। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट एट अ वेरी चीप कॉस्ट, जो आपको बाहर ऑलरेडी पता ही है मार्केट प्राइस क्या है। सो यू आर डूइंग इट एट अ वेरी लो कॉस्ट, 3,500 इज द फीस। ठीक है, सो इफ यू स्टे विद अस ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट। ठीक है ना? सो दिस आर द reviews that our students Susmita, Sheetal and Astha has given us. ठीक है, and also these are some of the sample, जैसे देखो ये जो है ना ये सैंपल चेकिंग की हुई है। ठीक है, तो जो चीजें अच्छी है उसको टिक मारा हुआ है, जिस चीज में स्टोरी उतने हाई लेवल का नहीं था उसको डाउनग्रेड किया है, जो डाउटफुल है उसमें क्वेश्चन मार्क मारा है। एंड आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड कि आपने ये चीज इधर ऐसी लिखी है, इसको ऐसे लिख सकते थे। आई एम डूइंग इट इन दिस वे। ऐसा चेक नहीं होता उधर डेफिनेटली ना, वो लोग तो सिर्फ आपका टिक मारते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है ना? तो उनके पास ज्यादा लोग होते हैं, हमारे पास कम है। सो वी आर ऑल्सो गिविंग यू सजेशंस देयर एंड देयर, ये स्टोरी ऐसी है, इसमें आपने ये गलत किया है, ये चीज आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है ना? सो इसका देखो पॉजिटिव आउटकम्स क्या है। दिस इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये फर्स्ट चेकिंग थी 2/12/2021 को किया था। इसके हिसाब से तो देखो मैंने ये लिखा था नीड टू वर्क हार्ड फॉर रिकमेंडेशन। ठीक है, सेम कैंडिडेट व्हेन आई चेक्ड ऑन 13th। ठीक है, 11 दिन बाद। तो नाउ आई हैव रिटन हाई बॉर्डरलाइन केस, हैव हाई पोटेंशियल ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। सो दैट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज कम। ठीक है ना? अब आप बोले ऐसे सर ऐसे ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट बैच ऑन 19th of December। ठीक है, दिस संडे, दिस कमिंग संडे। ठीक है, एनरोलमेंट इज ऑन, इफ यू वांट you can enroll yourselves, right? Now tomorrow we'll be doing interview में क्या होता है और GTO में क्या होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभिषेक विल टेक दैट क्लास टुमारो। आज मैंने आपको ये क्या बोलता है स्क्रीनिंग टेस्ट का बता दिया और साइक का बता दिया, कल आपको इंटरव्यू का और GTO का अभिषेक बता देगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स यू हैव नाउ?